नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो जिसमें हमने स्थिर वैद्युत तथा वैद्युत क्षेत्र देखा, आपने काफी पसंद किया, जिसमें हमने 2 घंटे में पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज फिर उसी कड़ी की दूसरी कड़ी हम लेकर आए हैं। ये हमारा है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसमें हम पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इसमें सारे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम इंक्लूड्स करेंगे। आपकी प्यारी कमेंट्स हमें पहले वीडियो के मिली, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छी लगे। तो सबसे पहले वैद्युत विभव, ठीक है, आइए देखते हैं जरा वैद्युत विभव क्या बताता है। तो जवाब है सर, पहले नॉर्मली समझ लें। अगर हम दो सिरे ले लें और एक सिरे को 50 डिग्री के ताप पर रख लें, दूसरा सिरा अगर हम 20 डिग्री ताप पर रख लें और आपसे कोई पूछे कि सर उष्मा का प्रवाह किधर से किधर होगा, तो ऑब्वियस आपका जवाब है सर 20 से किधर होगा, सॉरी 50 से किधर होगा, 20 की तरफ होगा। यानी कि उच्च ताप से किधर होगा, निम्न ताप की तरफ। ठीक है, निम्न ताप की तरफ। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कोई आवेश रख लें, इधर भी कुछ आवेश हो और कुछ उधर भी आवेश हो, ठीक है, और अब पूछा जाए आपसे कि सर आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा, तो ये बता पाना मुश्किल होगा। इसी सवाल का जवाब हमारा वैद्युत विभव लाता है। तो जो उच्च विभव पर होगा, मान लें अगर ये उच्च विभव पर है और उधर वाला क्या हमारा निम्न विभव पर है, तो हमारा आवेश का बहना तय होगा उच्च से निम्न की तरफ। यानी कि अगर कोई हमसे नॉर्मली पूछे कि वैद्युत विभव क्या दर्शाता है, तो इसका सिंपल सा जवाब है सर, यह निर्धारित करता है कि हमारा दिया गया आवेश किधर से किधर की तरफ बहेगा। अब आइए चलते हैं वैद्युत विभव की मैथमेटिकल परिभाषा की तरफ। ठीक है, इसके लिए क्या हम देखेंगे, अगर हमारे पास कोई आवेश अनंत पर रखा हुआ है, मान लेते हैं आवेश हमारा क्या है, Q है, ठीक है, जिसे हम पकड़ कर लाते हैं किसी निर्धारित बिंदु A तक। तो इस दौरान एकांक आवेश को लाने में, यानी कि सिंगल आवेश को लाने में किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। ये एक चार्ज कहां पर था, अनंत, और अब एक निर्धारित पॉइंट पर लाया गया। तो यहां पर लिखा जाएगा VA माइनस V इनफाइनाइट, और मान लें ये पूरा कार्य आपने Q चार्ज को लाने के लिए W किया हो, तो एक चार्ज के लिए कितना, मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर आप Q लोगों को लेकर आए यहां तक और आपको कार्य W करना पड़ा, तो एक आवेश के लिए कितना पढ़ना करना पड़ेगा, जवाब होगा सर W बाई Q। अब नॉर्मली अनंत पर जो आवेश होता है उसे शून्य माना गया है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि सर यहां पर शून्य हम रख देंगे तो फॉर्मूला मिलेगा पोटेंशियल एट ए, यानी कि विद्युत विभव बिंदु ए पर कितना होगा, W बाई Q। तो ये हो गया हमारा वैद्युत विभव। अब सवाल उठता है सर इसका मात्रक क्या होगा। आइए ध्यान देते हैं, सबसे पहले W पर और फिर Q पर। W को हम लोग नापते हैं, कार्य है, कार्य को किसमें मापते हैं, जूल में, आवेश को किसमें नापते हैं, कूलाम में। यानी कि हम वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम कह सकते हैं। इसी को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोल सकते हैं। अब अगर इसका कोई हमसे ये पूछे कि सर इसका डायमेंशन क्या होगा, यानी कि विमीय सूत्र क्या होगा, तो बड़ा ही आसान काम है सर। विमीय सूत्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहेंगे सर जी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन जनरली होता है, और अपान में Q है, Q के जगह हम क्या लिख सकते हैं, याद करिए, I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। तो बल के लिए आपको याद होगा ML T-2, x दूरी दर्शाता है, इसके लिए बीमीय सूत्र L हुआ, I वैद्युत धारा एम्पियर हो गया, और T समय दर्शाता है, तो हम लोग यहाँ पर T ही लिख सकते हैं सीधे से। तो हमें रिजल्ट मिल रहा है L का L से गुणा ML स्क्वायर T के पावर -2, ये T के पावर 1 ऊपर जाएगा, T के पावर -1, A के ऊपर 1 लगा हुआ है, ये A ऊपर ले जाएंगे तो A के पावर -1। रिजल्ट आया ML स्क्वायर T के पावर -3, क्योंकि दोनों के आधार समान, तो घात जुड़ जाएंगे और A के पावर -1। तो ये रहा इसका विमीय सूत्र। यानी कि वैद्युत विभव का अगर कोई पूछे विमीय सूत्र क्या है, तो आंसर है ML स्क्वायर T के पावर -3 और A के पावर -1, जो आसानी से बताया जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका सूत्र निकालने के चक्कर में चलते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जवाब है सर हमें पहले W पता होना चाहिए, कार्य क्या होगा। तो आइए एक मस्त अच्छा सा फिगर बनाएं और फिर W निकालें, क्योंकि बिना W निकाले हमें V मिलने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग।
हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट O है जहां पर एक आवेश Q रखा हुआ है। दूसरी तरफ हमने अनंत से एक चार्ज को ब्रिंग किया है और फिलहाल अभी जो ले आए हैं वो पॉइंट B पर लाए हैं, जिसकी यहां से अगर कोई पूछ ले दूरी कितनी है तो जवाब है सर x है। तो यहाँ पर हमारा Q0 ले आए हैं, हम टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश Q0 यहाँ पर ले आए हैं। और अब जब इसे आप ला देंगे तो आप समझ रहे होंगे कि ये दोनों ही धनात्मक चार्ज है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि धनात्मक आवेशों के बीच एक प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी कि ये चार्ज उस चार्ज से कहेगा भैया तू यहां से दूर भाग, इधर मत आ। तो ये इधर आना भी चाह रहा है, हम चाहते हैं कि आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, इसे हम पॉइंट P तक लाना चाहते हैं, ठीक है, जो यहां से कितनी दूरी पर है, तो जवाब है सर यहां से R दूरी पर है। तो अब देखिए हमें कार्य करना पड़ेगा, लेकिन किसके विरुद्ध, तो देखिए जरा बल, कूलाम बल 1/4 पाई साइलेंस 0, इन दोनों आवेशों का परिमाण क्रमशः Q0, इनके बीच की दूरी x, तो नीचे क्या लग गया x², ये बल हुआ। और हम यहां से बल लगाएंगे अपने ओर से और डबल जबरदस्ती उधर ढकेलेंगे, पुश करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षण बल हमें उधर ढकेल रहा है, उस आवेश को उधर ढकेल रहा है, क्योंकि दोनों ही आवेश कैसे हैं, प्लस प्लस। तो हम इसने ढकेले ढकेले और जबरदस्ती कुछ दूर तक इसको लेकर आए। मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, dx। तो अब ये dx दूरी लाने में कार्य कितना करना पड़ेगा, तो थोड़ा पहले अंडरलाइन करें। ये जो बल है ये उधर ढकेल रहा है और हम विस्थापन इधर ला रहे हैं, यानी कि बल की विपरीत दिशा में विस्थापन है, इसलिए यहां पर -dx। तो छोटा सा कार्य हमने निकाला कि सर dx दूरी ले तक जाने के लिए आवेश को हमें कितना कार्य करना है, ये बता दे। अगर ये पता चल जाएगा तो आगे समाकलन का उपयोग कर हम अनंत से आवेश को यहां तक लाने तक के लिए किया गया 4 कार्य पता कर लेंगे। तो चलिए जरा W बराबर, यानी कि dW बराबर, क्योंकि कार्य अभी छोटा है, हमने विस्थापन चूंकि छोटा लिया है, फिर क्या लिखेंगे F इंटू -dx। तो आप देख सकते हैं F के जगह 1/4 पाई साइलेंस 0 Q0 बाई x², आगे dx, ये माइनस इसके आगे आ गया। अब इसका समाकलन ले लेंगे तो जवाब होगा सर dW बराबर Q0 बाई 4 पाई साइलेंस 0 माइनस लगा dx अपॉन x² हुआ, ये 0 से W कार्य हुआ। और यहां देखिए मैं कहां से लाया हूं आवेश को, अनंत से P तक, तो दूरी पहले अनंत थी और अब दूरी कितनी है, लास्ट में R है। तो ये कहानी हो गई। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाए, तो Q0 अपॉन 4 पाई साइलेंस 0, इसको ऊपर ले जाएंगे, x के पावर -2 dx, लिमिट है हमारी अनंत से लेकर R तक। अब जरा याद करें आप, x के पावर n का समाकलन कितना होता है, जवाब होगा सर x के पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, ये होता है। फिर से देख ले समाकलन, x के ऊपर n हो तो x के पावर n+1 अपॉन में n+1, तो इस आधार पर इधर dw का w हुआ 0 से W, वहां Q0 4 पाई साइलेंस 0, आगे Q x के पावर -2 का समाकलन, x के पावर -2 प्लस 1, नीचे लगा दिया अपान में -2 प्लस 1, लिमिट हमारी अनंत से लेकर R तक। ये W यहां रखा, एक बार 0 रखा, आगे हुआ हमारे ये माइनस बाहर आ जाए तो ये प्लस बन जाएगा Q0 4 पाई साइलेंस 0, आगे देख लें x के पावर कितना आ रहा -1, नीचे का माइनस हमने पहले उधर भेज दिया था। अब ये है R से इनफाइनाइट, -1 को अगर नीचे ले आए तो आप जानते हैं ये बन जाएगा Q0 4 पाई साइलेंस 0 1/x, लिमिट है R से इनफाइनाइट। पर्सनली इसी भाग पर देख लें, एक बार x के जगह R रखें, एक बार x के जगह इनफाइनाइट, फिर इनको आप परस्पर घटाएं, तो ये आंसर कितना हमारा आ रहा है, 0 आ रहा है। 1/अनंत कितना होता है, 0। तो यहां से हमें आउटपुट मिल जाएगा कि हमारा जो कार्य है यानी कि W है वो कितने के बराबर है। अगर कोई पूछेगा तो जवाब होगा सर W बराबर Q0 1/4 पाई साइलेंस 0 ऊपर Q0, और यहां पर देखें क्या बचा हमारे पास, केवल 1/R, तो यहां पर नीचे R लग गया। ये हमारा हो गया कृत कार्य। अब देखिए इसी कृत कार्य को हम स्थिति ऊर्जा भी कह सकते हैं। कहेंगे सर जी क्यों स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा को हम U से दर्शाते हैं, तो ध्यान दीजिए इसको स्थिति ऊर्जा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि आवेश की हम स्थिति बदल रहे हैं और एक अनंत से लाकर उसको पटक रहे हैं R तक, तो उसकी स्थितियां बदल रही हैं, ठीक है। और यही जो कार्य है यही उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, यानी कि संरक्षित हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, हम जो कार्य करेंगे कहां से लाने में, देखिए हम अनंत से उठाकर लाएं कहां तक, R,
तो पोजीशन ही तो बदला, ये कार्य हुआ, और यही कार्य किसमें रूपांतरित हो रहा है हमारे पास, स्थित ऊर्जा के रूप में। तो इस चैप्टर में U और W यानी कि स्थित ऊर्जा और कार्य का सूत्र जो है वो समान है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम वापस V के पास। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि VA बराबर आपने लिखा था W बाई क्या, Q। ठीक है, तो W की बात कर लें अगर हम, तो जवाब हुआ सर W हमारा आया है 1 बाई, वैसे भी यहाँ 0 लिखना चाहिए क्योंकि हम टेस्ट चार्ज देखिए जिसको ला रहे हैं यहाँ तक उसी के को तो कार्य कर रहे हैं, उतने आवेश को हम उठा कर ला रहे हैं पॉइंट A तक। ठीक है, यहाँ हमारा Q है, ठीक है, O पर, ठीक है, या P पर लाए थे हम इसे पॉइंट, तो उठाकर किसे ला रहे हैं इसे, तो कार्य W। तो एकांक आवेश के लिए W बाई क्या लगाएंगे, Q0 ही तो लगाएंगे मित्रों। यहाँ W बाई क्या, Q0, तो आगे हो गया 1 बाई 4 पाई साइलेंस 0, वर्क का फॉर्मूला Q0 बाई R, नीचे हमारे पास Q0, एक Q0 कट गया, तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया 1 बाई 4 पाई साइलेंस 0 Q बाई R। अब इसका इस्तेमाल कर कर आप किसी भी जगह पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ Q कौन सा है, तो कह देंगे सर जी वही आवेश जो यहाँ रखा है, जिसे आप स्रोत आवेश कह सकते हैं, और जिसे उठा कर ला रहे हैं मित्रों बाहर से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश का नाम देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं समझ में आपके आ गया हो। ठीक है, अब अगर कोई हमसे किसी बिंदु पर इसी सूत्र के आधार पर मान लें ये पॉइंट P है और ये घिरा हुआ है कई आवेशों से, Q1 से, Q2 से, Q3 से, और ऐसे करते हुए Qn से। यहां से इसकी दूरी थी R1, यहां से इसकी दूरी थी R2, और यहां से इसकी दूरी थी R3, और इस अंतिम वाले से इसकी दूरी क्या थी, Rn। हमने पूछा सर पॉइंट P पर कितना कुल विभव लगेगा, तो कुल विभव P पर किसके कारण होगा, तो जवाब होगा सर P पर विभव लगाने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन है, Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा और Q1 लगाएगा। तो जब Q1 लगाएगा तो फॉर्मूला होगा 1 बाई 4 साइलन 0, उसका चार्ज और उसकी P से दूरी यानी कि R1, फिर 1 बाई 4 पाई साइलन 0 दूसरा चार्ज यानी कि Q2 और उसकी R2 यहाँ से पॉइंट P की यहाँ से दूरी यानी कि R2। ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर हम अंतिम तक आ जाएं तो 1 बाई 4 साइलन 0 अंतिम चार्ज हमारा Qn, और यहाँ से दूरी P की कितनी है, Rn। तो इसको अगर आप चाहें सिग्मा फॉर्मेट में बदलना तो 1 बाई 4 पाई साइलन 0, जरा ध्यान दें यहाँ पर दोनों के अंकों के नीचे 1 1, यहाँ क्या लगा है 2 2, और लास्ट वाले में क्या लगा है आप नीचे देख सकते हैं n और n। तो यहाँ सिग्मा लगाकर Qi और Ri, जहां i बराबर 1 से n लिखा जा सकता है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, सभी आवेशों को क्या करना होगा और सभी दूरियों का अनुपात जो आएगा उन्हें इकट्ठे जोड़ लेना होगा, और बाहर होगा 1 बाई 4 पाई साइलन 0। पिछले वीडियोस में आप 1 बाई 4 पाई साइलन 0 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, जिसका मान क्या है, तो जवाब है 9 इंटू 10 के पावर 9। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां एक बात बड़ा जरूरी है जो बता देना अनिवार्य है। ठीक है, वो क्या, हमारा जो वैद्युत विभव है, अंडरलाइन करने वाली चीज है, हमारा वैद्युत विभव अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, हमारा वैद्युत विभव कैसी राशि है, तो जवाब है सर ये अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि हमारा वैद्युत विभव। ठीक है, अदिश राशि है, इसीलिए साधारण योग नियम का पालन करता है, यानी कि कहीं भी आपको अगर निकालना है कि फला फला आवेश के कारण क्या विभव होगा, तो फला और फला का निकालिए विभव और दोनों को आपस में मर्ज कर दीजिए यानी कि जोड़ दीजिए, यही सिंपल नियम लगेगा। यहाँ कहीं भी हम v cos थीटा या v sin थीटा जैसी बातें नहीं करेंगे, ये चीजें हमारी सदिश राशियों के साथ लगती है, इसके साथ नहीं लगेगी। तो आपने पिछली हेडिंग में एक अच्छी सी चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रहा हो, कि अगर आपके पास दो समान परिमाण के किंतु स्वभाव में विपरीत आवेश हो, माइनस Q हो और प्लस Q हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, और अपनी सुविधा के लिए हम इनके बीच की दूरी को 2l मानते हैं, और इसका आधा आधा अगर बांट दें तो ये दूरी हुआ l और ये l, यहीं से हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं। तो याद करिएगा, अगर कोई द्विध्रुव पूछे क्या है, तो जवाब है दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अगर अल्प दूरी से रख दिया जाए, दूरी में रख दिया जाए कर सेपरेट,
तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण कोई पूछे तो आपको याद होगा, पिछली वीडियो में आपको बताया गया, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किससे लगाते हैं, P से दर्शाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कोई भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी यानी कि 2l। ठीक है, अब इसके लिए हमने वहां क्षेत्रफल के 2 स्पेशल केस निकाले थे कि हमारा अच्छी स्थिति में क्या होगा क्षेत्रफल, फिर हमने किसी पॉइंट निरक्षी के लिए निकाला था। सेम वैसे ही हम अब वैद्युत विभव निकालने वाले हैं अच्छी स्थिति के लिए और निरक्षी स्थिति के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। एक बात और भी बता दें, ये L बहुत ही छोटा है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि प्लस और माइनस रियल में ये कुछ ऐसा है। ठीक है, -q + q। शायद आपको वीडियो में ये गैप बहुत ज्यादा नजर ना आ रहा हो, उसका आधा तो और भी नहीं नजर आएगा। तो रियल डिस्टेंस जो L की है बहुत 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 छोटी है, नियर अबाउट 0 है, पर कैलकुलेशन के लिए थोड़ी देर तक कैलकुलेशन में इस L की मदद लेते हैं। लास्ट में हम L के जगह लगभग 0 पुटअप कर लेंगे। तो आइए देखते हैं अच्छी स्थिति में हमारा वैद्युत विभव हमें क्या मिलेगा। तो प्रारंभ करते हैं पहला केस, केस 1 अच्छी स्थिति। ठीक है, इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव के लिए अच्छी स्थिति में क्या होगा, हमारे पास एक आवेश है -q, दूसरा आवेश कितना है हमारे पास +q। इसके इसी सीध में कहीं भी एक हम पॉइंट ले लें जिसका नाम क्या दे दें, P। यहीं पर हमें निकालना रहेगा अपना विभव। अगर आप यहाँ पर विभव ज्ञात कर लें तो यह जो बिंदु है, यहाँ कहीं भी रखा हुआ बिंदु हमारा क्या कहलाता है, अच्छी स्थिति कहलाता है। तो चलिए थोड़ा ध्यान दें, अगर हम मान ले पॉइंट O है तो ये लेंथ हमारी L हुई, ये लेंथ हमारी L हुई, इसे हमने क्या मान लिया है, R मान लिया है। तो विभव का फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में एक बार फीडअप कर लें। विभव कहता है सर मेरा फॉर्मूला है 1/4πε0 आवेश बटे में आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां आप वैद्युत विभव निकालना चाहते हैं। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं A और B। तो A के कारण P पर विभव, A के कारण P पर विभव कितना होगा, तो जवाब होगा सर बहुत ही सिंपल है, 1/4πε0 आवेश हमारा Q है, और अगर यहां से दूरी लेंगे तो जवाब है सर ये दूरी कितनी होगी, कहेंगे सर ये पूरा R है, इसमें से L निकाल दिया जाए तो ये दूरी होगी आपकी R-L। तो यहाँ लगा दिया R-L। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फिर कहेंगे सर B के कारण हमारा P पर विभव कितना होगा, तो जवाब होगा 1/4πε0। यहाँ आवेश कितना है -q, और यहाँ पर माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं हमारे पास अभी, वैसे लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये दिशा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आवेश माइनस है और ये साधारण योग और घटाव नियम का पालन करता है, इसलिए चिन्हों को हमें बटोरना पड़ेगा ही। अब यहाँ से अगर हम कहें वहां P तक की दूरी, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक R है, इसमें L और जोड़ दें तो ये हो जाएगा R+L। अब कोई पूछे सर जी P पर कुल कितना विभव है, तो P पर कुल विभव कितना आ जाएगा हमारा, दोनों का जोड़ हो जाएगा, यानी कि 1 इसको हम लिख देते हैं VP से, यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 Q/R-L, और फिर 1/4πε0 -Q/R+L। आराम से आप देख सकते हैं Q/4πε0 कॉमन, अंदर बचा आपका 1/R+L, सॉरी R-L, और पड़ोस में 1/R+L। अब चलते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिया जाए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने चलेंगे तो हमें मिलेगा VP बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लसापा देख लें यहाँ, Q/4πε0 तो हमारा बाहर है ही है, नीचे लसापा हमारा हो जाएगा R+L और R-L। R+L से R-L कटेगा, ऊपर आ जाएगा R+L, R+L से R+L कटेगा, ऊपर R-L, R से R कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो L और L मिलकर 2L, बाहर Q है तो ये हो जाएगा 2LQ। नीचे देख लें जरा क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन रहा है A+B, A-B हो जाएगा A² - B²। ठीक है, अब दो महत्वपूर्ण बातें। पहली बातें, अभी मैंने आपको द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बताया जिसका मान था 2QL, यहाँ देख सकते हैं 2Q और L, और एक चीज बताया L की वैल्यू लगभग अगर मैं बात करूं R से कंपेयर कराऊं, जरा देखिएगा रियल डायग्राम, ये आपका L है और R आपका यहाँ कहीं भी हो सकता है, इधर कहीं भी कितनी भी दूरी पर, तो R के कंपेयर में L जो है हमारा बहुत बहुत छोटा है, इसलिए इसके तुलना में हम L को लगभग 0 मान सकते हैं कंपेयर करने पर।
तो हम यहाँ पर ये 0 रख दें अगर, तो हमारे ये कहानी खत्म। Vp बराबर हो जाएगा 1/4 पाई साइलन 0, ऊपर हमारा हो गया P और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो हमें अच्छी स्थिति में अपने द्विध्रुव का फॉर्मूला मिल रहा है 1/4 पाई साइलन 0 P/r²। तो उम्मीद करता हूं ये आराम से आपको समझ में आ गया हो मित्रों। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी स्थिति के लिए, जो कि हमने जब निकाला था पिछली बार पिछली हेडिंग में, तो काफी टाइम हमको लगा था निकालने में। वो था हमारा निरक्षीय स्थिति, या उसी को हम लोग अनुप्रस्थ स्थिति के नाम से जानते हैं। तो अनुप्रस्थ स्थिति में पिछली बार जब हमने वैद्युत क्षेत्र के लिए निकाला था तो हमारे लिए टास्क काफी लंबा था, लेकिन अभी बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि हमारा, मैंने फिर कहा, वैद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है, तो ये सिंपल योग और घटाव को पालन करती है, इसलिए बड़े ही आसानी से इस केस में निकल जाएगा। तो आइए देखें निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। तो पहले एक द्विध्रुव लें और समझें कि निरक्षीय स्थिति क्या है। अगर आपने एक द्विध्रुव ले लिया है, एक तरफ -q एक तरफ +q, इनके बीच की सेपरेशन 2l, तो आधा और आधा क्या हुआ l। अगर आप इस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लें तो वो पॉइंट हमारे लिए क्या करेगा, निरक्षीय स्थिति का काम करेगा। तो हमने यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट P ले लिया और इसको लाकर यहाँ से मिला लिया है, और ये मान लिया कि सर ये डिस्टेंस r है हमारा, तो इसे मिला लिया, यहाँ से इसे मिला लिया। अब देखिएगा 90 डिग्री पर है। ठीक है, अब अगर कोई पूछे आपसे कि सर ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो जवाब है सर ये l है, ये r है, ये समकोणीय त्रिभुज है जिसमें ये कर्ण का काम कर रहा, कर्ण से दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि r² + l²। यहाँ पर भी अगर पूछे तो r और l है, समकोणीय त्रिभुज है, ये कर्ण का काम करेगा, 90 के सामने की भुजा है, तो √r² + l² हो जाएगा। अब देखिएगा इस P पर कौन कौन विभव अप्लाई कर रहा है, तो जवाब है सर -q और +q, तो दोनों के नाते निकाल लें। ठीक है, तो P पर इसे A कह दें, इसे B कह दें, A के कारण विभव। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर 1/4 पाई साइलन 0, आवेश के नाम पर -q हमारे पास, और दूरी नीचे r रखते हैं जो कि कितने के बराबर है, √r² + l²। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर P पर B के कारण विभव अगर कोई पूछे तो 1/4 पाई साइलन 0, आगे कितना हमारे पास +q और नीचे √ लगाकर फिर बोले सर ये हो गया r² + l²। इक्वेशन नंबर 2 आसान है। अब क्या करना, P पर कुल विभव, P पर कुल विभव जो कि हद से ज्यादा आसान हुआ। हमने कहा सर दोनों को ऐड कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ घटक जैसा, यहाँ डायरेक्शन है ही नहीं कि इधर उधर वाला चक्कर है कि सर माइनस के लिए अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र, प्लस के लिए अवे, यहाँ डायरेक्शन है ही नहीं, अदिश राशि है, तो सीधे सीधे जोड़ लेना सबको बस। तो -q/1/4 साइलन 0 -q/√r² + l², और आगे 1/4 पाई साइलन 0 q/√r² + l²। तो ये पूरा हिस्सा हमारा कट चुका है, आंसर हमारा क्या आ गया 0। यानी कि अक्षीय स्थिति में तो हमें वैद्युत विभव मिलेगा जिसका मान होगा 1/4 पाई साइलन 0 P/r², किंतु निरक्षीय स्थिति में हमें इसका मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पार्ट आपके अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं विभव प्रवणता की तरफ। क्या है विभव प्रवणता, ये देखें। मैं आपकी पहले इस आज की क्लास में मैं पहले कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट कर लूंगा, फिर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम शुरू करूंगा, क्योंकि आज हमें कोई बहुत ज्यादा सूत्रों का उपयोग करना नहीं पड़ेगा न्यूमेरिकल लगाने के लिए। आज का चैप्टर जो है उसमें केवल लिमिटेड फॉर्मूलों पर ही हमारे पास न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में, तो इसलिए हमारे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण या ये कहूँ कि बहुत टिपिकल हो कि हम भूल जाए भी पढ़े, ऐसा नहीं होगा, और मैं साथ साथ रिवाइज भी कराता रहूंगा। तो आइए पहले विभव प्रवणता की तरफ। क्या है विभव प्रवणता, ठीक है, अगर मैं नॉर्मली लिख दूं तो इसका मतलब है dV/dr विथ माइनस साइन। ठीक है, dV/dr विथ माइनस साइन, यानी कि विभव में होने वाला बदलाव r के सापेक्ष, वो भी ऋण चिन्ह के साथ, विभव प्रवणता कहलाता है। फिर से अंडरलाइन करूंगा दोस्तों, विभव में होने वाला परिवर्तन r के सापेक्ष ऋण चिन्ह के साथ अगर लिया जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विभव
प्रवणता कहते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन बातें थोड़ा सा याद करा दें इसे शुरू करने से पहले। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू, यानी कि हम एफ के जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू ई। तो जो हमें विभव प्रवणता निकालनी है उसके लिए हम दो लॉजिक लगाएंगे। एक, हमारे पास कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, लेकिन अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा विस्थापन विपरीत दिशा में था तो dx लिखें चाहे उसको dr लिखें, तो बल गुणे विस्थापन। और दूसरा अगर हम बात करें तो आपको याद होगा अभी अभी मैंने VA बताया था W बाई क्यू, लेकिन हम छोटा विस्थापन ले रहे हैं, सॉरी छोटा विभव ले रहे हैं, तो यहाँ dW और यहाँ पर dV से काम हमारा चल जाएगा बाई क्यू। ठीक है, फिर से मैं अंडरलाइन करूंगा, अगर किसी भी आवेश को हम ढकेल रहे थे, आप याद करिएगा एक बार फिर से डायग्राम, ऊपर था उधर कहीं कोई आवेश था Q0 जिसको हम ढकेल कर कितने दूर तक लाए थे, dx दूरी तक, तो dx के बजाय मैंने dr कह दिया, तो बल इधर लगा था क्योंकि इसको आने का अपोज कर रहा था तो इसको उधर ढकेल रहा था, तो बल की विपरीत दिशा में विस्थापन था इसलिए हमने लिखा था बल गुणे विस्थापन। बाकी V बराबर W बाई क्यू, कार्य छोटा था तो dW बाई क्यू हमने लिख लिया था इस तरीके से। अब आप यहाँ चाहे तो यहाँ Q0 अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका मन है क्योंकि हम लोग इसको ढकेल रहे हैं। ठीक है, इधर बल की बात कर लें तो आप कहेंगे सर जी बल बराबर F बराबर QE, तो यहाँ पर Q0E भी लिख सकते हैं और आगे माइनस dr है हमारे पास। ठीक है, यहां से देख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में कि dW का मान लिखा जा सकता है Q0 इंटू dV। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछे सर एक तथा दो से आप क्या आउटपुट पा रहे हैं, तो जवाब होगा सर दोनों का बायां पक्ष बराबर है, दायां भी बराबर होगा, यानी कि Q0E माइनस dr बराबर Q0 इंटू dV। तो Q0 और Q0 हमारा कट गया और इसको उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा E बराबर dV बाई dr, माइनस भी उधर ही लेकर गया है तो E बराबर माइनस dV बाई dr, यानी कि हमको मिल गया dV बाई dr विथ माइनस साइन के साथ, तो क्या हुआ विभव प्रवणता, यानी कि हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि विभव प्रवणता का मान E के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, विभव प्रवणता का मान E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूं ये छोटी सी प्यारी सी हेडिंग विभव प्रवणता बहुत ही आसान आपको लगी होगी और समझ में आ गई होगी। अब इसी से इंटरलिंक्ड एक और हेडिंग हम लोग लेंगे, सम विभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ। अब इसको अगर आप शब्दों को अलग अलग कर लें तो सम का मतलब समान, विभव मतलब जिनका बराबर हो, तो समान विभव वाले पृष्ठ। फिर मैं कह रहा हूं सम विभव पृष्ठ का मतलब हुआ समान विभव वाले पृष्ठ। ठीक है, तो अगर हम कोई ऐसा पृष्ठ पाएं जिसके हर बिंदु पर, फिर से सुनिएगा डेफिनेशन, अगर हम कोई ऐसा पृष्ठ पाएं जिसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, तो ऐसा पृष्ठ हमारा क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अंडरलाइन करिएगा, अगर हमने कोई पृष्ठ लिया और हमने कहा सर यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ या यहाँ, नाम दिया A B C D E, ठीक, तो मतलब VA बराबर VB बराबर VC बराबर VD बराबर V, एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर जगह पर विभव का मान क्या हो, समान हो, सब V के बराबर हो मान लिए जाए, तो उस स्थिति में आपका ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ में बड़ा मजा ये है कि मान लो ये चार्ज यहाँ Q0 था, इसे आप यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ उस पृष्ठ पर अगर ढोकर ले जाते हैं तो कृत कार्य का मान 0 होगा। अगर कोई पूछे कैसे, तो आइए मैं एग्जांपल के तौर पर VA और VE का उदाहरण ले लूं। आप A से E तक लेकर आए तो हम लिखेंगे VE माइनस VA, और कार्य तो किया होगा मान लेते हैं तो कह देते हैं सर W, हम कह बाई Q होता है तो हम कह हाँ सर Q0 लगा दीजिए। पर इन दोनों के ही मान ध्यान दीजिएगा V के बराबर है, तो V से V गया 0 बराबर W बाई Q0, क्रॉस गुणा कर देंगे तो W बाई 0, यानी कि किसी समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर ढोकर जाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि वहां कृत कार्य कितने के बराबर होता है, 0 के होता है। ठीक है, अब अगर हम समविभव पृष्ठ के प्रॉपर्टी की चर्चा कर लें, यानी कि गुणों की चर्चा कर लें, तो आइए देखें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या बनेगी, के गुण। अगर कोई समविभव पृष्ठ है मित्रों, तो उसके किसी भी पॉइंट पर, यहां हो या यहां हो या यहां हो,
अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो जवाब है ई की दिशा जो हमारी होगी वो अविलंब की दिशा में होगी। ई की दिशा अविलंब यानी कि नॉर्मल की दिशा में होगी, अविलंब की दिशा में होगी। अब सवाल उठा सर अविलंब कहते किसे हैं, तो यहाँ ये ध्यान दीजिए, अगर ये हमारा पॉइंट ए है मान लें, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे खींचते हैं तो ये हमारा स्पर्शी हुआ, और स्पर्शी पर भी अगर आपने 90 की डिग्री बना दिया तो यही हुआ हमारा अविलंब। अब कोई अगर पूछे कि सर यहाँ पर कहाँ है आपका वैद्युत क्षेत्र, मान लें अगर चार्ज यहाँ है, तो जवाब होगा सर इस तरफ, ऊपर की तरफ होगा, ये होगा आपका ये। अगर कोई यहाँ पूछे तो आप पहले स्पर्शी खींचे, फिर 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींच दिए, ठीक है, यहाँ नाम दिया बी, तो ये आपका ईबी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर यहाँ किसी ने पूछा तो स्पर्शी खींचो, 90 डिग्री बनाओ, इसे क्या लिख दो, नाम सी, तो ये हो गया आपका इसी का डायरेक्शन। तो एक बिंदु पर एक ही दिशा में आपको पर्सनली केवल एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, और वो भी अविलंब की दिशा में होगा। अब यहाँ एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कि दो समविभव पृष्ठ क्यों एक दूसरे को नहीं काट सकते। तो मैंने फिर कहा हर एक बिंदु पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मान लें ये सरफेस S1 है, उसने S2 को काट दिया, तब देखें क्या होगा। ठीक, आइए यहां पर देखें, अगर हम तो इस जगह पर अगर हम इस वाले को आधार बना ले तो देखिए ये स्पर्शी, ये इसका क्या हुआ अविलंब, तो ये हो गया आपका पॉइंट अगर ए है तो ये ई की दिशा दर्शा रहा है। लेकिन अगर हमने ढक लिया और कहा सर हम ये वाला वक्र आधार लेंगे, ये वाला इधर वाला, तो जवाब होगा सर ये इसका स्पर्शी, और यहाँ पर अविलंब खींचे तो ऐसे आ जाएगा, ये होगा ये की दिशा। तो एक इधर बता रहा है, एक इधर बता रहा है, तो कितने डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर मिल रहा है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के, जवाब है 2। ऐसा संभव नहीं है, अगर आपने 2 डायरेक्शन बता दिया एक ही जगह पर तो थ्योरी को ये पूरा एक्सप्लॉइल कर देगा। इसलिए हम कह सकते हैं सर एक जगह पर 2 वैद्युत क्षेत्र मिल रहे हैं जो संभव नहीं, अतः हम कभी भी किसी समविभव पृष्ठों के कटने की आपस में कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी सेकंड, अगर पास पास समविभव पृष्ठ हैं, एक दूसरे के बड़ा क्लोज हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और एक चित्र में मान लेते हैं हमारा जो समविभव पृष्ठ है वो काफी दूर दूर है, जैसे ये है, ठीक है, तो यहां पर क्या दर्शा रहा है, अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं सर जो पहला चित्र है वो स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, ठीक है, आपका मजबूत वैद्युत क्षेत्र दर्शा रहा है, और जबकि दूसरे वाले में अगर हम बात करें जिसमें गैपिंग ज्यादा है, ठीक है, जिसमें गैपिंग हमारी ज्यादा है, ये हमारा दुर्बल वैद्युत क्षेत्र दर्शा रहा है। तो यानी कि अगर हम कहें कि विभव पृष्ठ पास पास हैं तो मतलब इसका गारंटी हुआ कि वहां स्ट्रॉन्ग वैद्युत क्षेत्र है, और अगर हमारे जो समविभव पृष्ठ है वो दूर दूर है तो इसका मतलब वहां दुर्बल वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिएगा अगर हम एक आवेश ले लें तो उसके किनारे हम बहुत सारे समविभव पृष्ठ पा सकते हैं। कुछ कोई पूछे कैसे, तो इधर देखिए क्यू है हमारे पास, मान ले चार्ज है हमारा क्यू, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसके चारों तरफ आर पॉइंट ले लूं, आर दूरी पर पॉइंट्स को कलेक्शन ले लूं, तो आप ध्यान दे सकते हैं कि ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा, और सबकी दूरी कितनी होगी आर। तो अगर इस पॉइंट ए पर हम विभव पूछेंगे तो 1/4π/0 Q बाई आर। अगर यहाँ भी पूछें तो 1/4π/0 चार्ज तो भी क्यू है, और चूंकि ये वृत्त है और वृत्त की दूरी केंद्र से हमेशा समान, तो यहाँ भी आर, ऐसे यहाँ भी, ऐसे यहाँ भी, यानी कि अगर हम किसी धनात्मक या ऋणात्मक आवेश से कुछ दूरी पर, फिक्स दूरी पर अगर चारों तरफ पॉइंट ले लें तो समविभव पृष्ठ बनाएंगे। ऐसे ही अगर हम R1 भी ले लें तो यहाँ भी अगर आप एक घेरा बना लें तो ये भी एक समविभव पृष्ठ के समान ही व्यवहार करेगा। और लेकिन यहाँ पर हर बिंदुओं पर जो विभव होगा वो कितने के बराबर, तो जवाब है सर 1/4π/0 आवेश Q, लेकिन बटे में दूरी कितनी हो चुकी है अब R1। उम्मीद करता हूं समविभव पृष्ठ का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम धारिता और संधारित्र की तरफ चलेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों हम सोच रहे थे लास्ट में एनसीईआरटी की प्रॉब्लम डिस्कशन करें, लेकिन हमें लगता है यहीं पर हम कर लें तो और भी अच्छा हमारे लिए होगा। तो आइए चले एनसीईआरटी की तरफ, और 3 चीजें भी हमने पढ़ी हैं। पहली चीजें हैं V बराबर 1/4π/0 Q बाई आर, ये है विभव का फॉर्मूला। W का फॉर्मूला पढ़ लिया, या U का फॉर्मूला पढ़ लिया यानी कि कार्य और स्थित ऊर्जा का,
1/4π/0 QQ 0/r। ये भी सीख लिया कि अगर आपको किसी जगह पर विभव निकालना है तो सभी आवेशों के कारण लगने वाले विभव के योग के बराबर होगा। और फिर आपका अगला चीज था समविभव पृष्ठ, जिसमें बताया गया कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जहां पर हमारा जो आवेश है वो हर जगह हमारा जो विभव है वो हर पॉइंट पर क्या है, सेम है, और उस पर कृत कार्य शून्य होता है। तो एनसीईआरटी की पॉइंट 2.1 बड़ा ही प्यारा सवाल। क्वेश्चन इस तरीके से है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम, 5 × 10⁻⁸ कूलाम हमारे पास एक आवेश है, ठीक है, और एक दूसरा भी है -3 × 10⁸ कूलाम का, ठीक है। हम जानना चाहते कि इन दो आवेशों के बीच की दूरी अगर 16 सेंटीमीटर है तो इनके किस जगह पर एक और हम पॉइंट चुन ले जहां पर हमारा विद्युत विभव शून्य होगा। ध्यान से सुनिएगा, किस जगह पर ले लें कि हमारा विद्युत विभव शून्य होगा। अब देखिएगा हमारा विभव R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि R कम तो V क्या होगा, ज्यादा। तो इधर देखिएगा बेचारा ये आवेश कमजोर है और ये आवेश स्ट्रॉन्ग है, तो अगर इसके पास हम विभव लेंगे तो कभी भी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो पाएंगे। ये मजबूत है तो इसे मजबूत रहने दे, उसे मजबूत करने के बारे में सोचे, और उसके ऊपर हम केवल R से काम चला सकते हैं। अगर यहां से कम दूरी पर हम पॉइंट ले लें तो यहां से ये ज्यादा विभव लगा पाएगा और वो अपने आवेश के नाते ज्यादा लगा पाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हम यहाँ पर पॉइंट कोई हो सकता है और दूसरा यहाँ, यानी कि हम 3 के आसपास ही रहें, आस रहें या पास रहें। तो चलिए कैसे, अगर मैं मान लूं यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और ये दूरी x है, तो यहाँ से दूरी हो जाएगी हमारी टोटल 16 - x, क्योंकि पूरा 16 है, x निकाल देने पर 16 - x, ठीक है। चलिए अब A पर विभव अगर समान है तो इन दोनों के द्वारा लगाया गया विभव क्रमशः बराबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे सर जी ये A है, A हो चुका है सर, ये B है और ये C है। तो B के कारण विभव और C के कारण विभव, या B के कारण और C के कारण विभव का योग कितना आना चाहिए, 0, ठीक है। चलते हैं अब इस पॉइंट A पर, बिंदु A पर, ठीक है, बिंदु A पर। अब जरा बोलिए सबसे पहले कि सर B के कारण यहाँ विभव कितना होगा, तो 1/4π/0 5 × 10⁻⁸ बटे में डिस्टेंस कितनी 16 - x प्लस लगाया 1/4π/0, यहाँ पर आवेश कितना -3 × 10⁸ और दूरी कितनी x बराबर क्या हो गया 0। इसको उधर ले चलते हैं और लिखेंगे 1/4π/0 5 × 10⁻⁸ अपान में 16 - x बराबर, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा 1/4π/0 3 × 10⁸ अपॉन में x। तो ये पूरा का पूरा हमारा कट गया और ये भी कट गया। अब इनका क्रॉस गुणा कर लें तो ये आ जाएगा 5x, उधर हमारा 16 × 3 = 48 माइनस 3x, तो जवाब हुआ सर इसको इधर ले आइए 5 × 3 = 8x बराबर 48, 8 से काटेंगे 8 × 6 = 48, यहाँ से 6 सेंटीमीटर, यहाँ से देखिए अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो इधर कितना है, कुल 16 था तो इधर कितना होगा 10, 10 × 6 = 16, यहाँ से 6 पर इधर से 10 पर। अब अगर हमने मान लिया सर यहाँ शून्य हो रहा है पॉइंट डी पर, तो हम फिर वही कहेंगे सर डी पर विभव, डी पर विभव, डी पर विभव, ठीक है। किसके किसके कारण बाबू, तो जवाब होगा सर बी के कारण और सी के कारण, ये भी इनका योग क्या आएगा 0 आएगा। तो बी के कारण और सी के कारण जो विभव का योग आएगा वो क्या आएगा 0। तो इस बार हमने इधर मान लिया डिस्टेंस जो है हमारी वो y है। तो अब बताइए क्या करेंगे हम, तो जवाब होगा सर काम बड़ा ही आसान, आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले b के कारण देख लें, तो यहां से वहां तक की दूरी अगर हम टोटल दूरी कह दें कितनी है, तो ये दूरी 16 थी वो y है, तो टोटल हुआ दूरी यहां से 16 + y। तो b के कारण 1/4π/0 5 × 10⁻⁸ सम हो गया 16 + y। फिर आगे बढ़े, कह सर यहां से कितनी दूरी पर है, कह सर y दूरी पर, तो 1/4π/0 -3 × 10⁸ अपॉन में y बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम लगा सकते हैं 1/4π/0 5 × 10⁻⁸ बटे में 16 + y बराबर 1/4π/0 इधर इधर भेजने पर माइनस क्या हो जाएगा +3 × 10⁸/y, ये टोटल फैक्टर कटेगा, ये टोटल फैक्टर आपका कटेगा,
ठीक है, यहाँ पर देखिए -8 था। ठीक है, अब यहाँ पर घटेगा और आपके पास कितना है, इसका क्रॉस गुणा कितना आ जाएगा 5y, उधर 16 3 48 प्लस 3y, y इधर आ गया तो जवाब हो गया सर ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2y बराबर 48। 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8। तो यहाँ से हम 24 सेंटीमीटर पर ले सकते हैं, और अगर वहां से नजारा ले रहे हैं तो सर 24 प्लस 16 जुड़कर कितना हो जाएगा हमारा, 16 है वो 24 है तो 16, ये 16 वो 24, तो 16 और 24 मिलकर क्या 40 सेंटीमीटर, यानी कि C से 24 और B से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर भी हम स्थिरता पा सकते हैं, यानी कि विभव शून्य हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, षट्भुज के केंद्र पर विभव का मान क्या होगा, परिकलित कीजिए। ठीक है, तो 2.2 एक हमारे पास एक समषट्भुज है, हमने एक समषट्भुज बना लिया। इस हर षट्भुज के कोनों पर यानी कि ए पर भी 5 माइक्रोकूलाम, ठीक है ना। हाँ चलिए, अगला भी बी 5 माइक्रोकूलाम, सी आपका 5 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर डी आपका 5 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर ई आपका 5 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर लास्ट में 5 माइक्रोकूलाम, और यहाँ पर क्या हो गया आपका सी डी ई, और ये क्या हो गया आपका एफ। ठीक है, अब ये पूछ रहे इसके केंद्र पर क्या होगा हिसाब किताब, जबकि ये दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर या 10 बटा आप 100 कर सकते हैं, काट दें 1/10 मीटर। ठीक है, ये मीटर में आ गया। ठीक है, अब अगर बात करें हम सर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, ये सारी दूरियां भी कितनी होंगी, तो जवाब होगा सर ये सारी दूरियां भी सेम आती हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा समषट्भुज की कुल लंबाई इस भुजा का दोगुना होता है। कितना दोगुना, 20, तो 20 का आधा 10, यानी कि ये भी एक 10/10 मीटर, ये भी 1/10 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 मीटर। अब इसी पॉइंट पर हमें निकालना है, तो देखिए इस पर ए भी लगाएगा विभव, ये बी का भी विभव लगेगा, सी का भी, डी का भी, ई का भी और एफ का भी। तो हम कह सकते हैं ओ पर कुल विभव क्या क्या होगा, कहेंगे सर जी वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी ई प्लस वी एफ, ये 6 चार्ज हैं जो लगा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है विभव, अब कहेंगे सर जी ए का मान, कहेंगे सर 5 माइक्रोकूलाम 1/10 की दूरी, बी के लिए भी 5 माइक्रोकूलाम 1/10, 6 के लिए भी, सी के लिए भी वही हाल, डी का भी वही हाल, ई का भी वही, एफ का, यानी कि सभी को हम थोड़ी देर के लिए बोल दें कि सर सब बराबर हैं और वी के बराबर हैं। तो कितनी बार आएगा वी, कहेंगे सर जी 6 बार 6v, और v की वैल्यू तो जवाब होगा सर 1/4πε0 q। आवेश का मतलब 5 माइक्रोकूलाम, माइक्रो का मतलब आप जानते हैं 10 के पावर -6, तो 5 गुणे 10 के पावर -6 बटे डिस्टेंस यानी कि 1/10। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, 6 पंजे 30 और ये 10 भी आ गया तो 300, और 1/4πε0 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर -6, ये दोनों आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे, 9 में से 6 गया 10 के पावर 3, इधर देखिए जरा 9 त्रिक 27 00, यहाँ से आप 3 अंक पीछे आएंगे तो 2.7 हो गया, और यहाँ 3 अंक आगे बढ़ जाएंगे यानी कि 2.7 इंटू 10 के पावर 6 वोल्ट, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको बड़े ही आराम से समझ में आ गए हों। ठीक है, तीसरा सवाल आसान सा, जो पहले सवाल से आप प्रेरित होकर लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर आपका पूछ रहा है दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम के रखे गए हैं। ठीक है, इधर 2 माइक्रोकूलाम अगर मान लें तो उधर -2 माइक्रोकूलाम, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आप देख रहे हैं दोनों के आवेश समान है मित्रों, है ना। तो पूछ रहा है कि हम अगर इस निकाय का कोई समविभव पृष्ठ बनाना चाहें तो कहां बनेगा। ऑब्वियस है, यहां से पोटेंशियल और यहां से पोटेंशियल अगर जहां बराबर मिल जाए वहीं काम हो जाएगा। तो आवेश समान है, दूरी भी समान ले लीजिए, यानी कि यहां से 3 सेंटीमीटर और यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यही एक आप पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। अब यहां से अगर आप निकालना चाहें कि सर विभव
जो है हमारा ये हो गया, ठीक है, यही है, यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल समान, क्योंकि जितना ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, ठीक है। अगला मामला ये पूछ रहा है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो जवाब है सर, अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इसके नॉर्मल की दिशा में, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, लंब की दिशा में, तो 90 डिग्री पर, हर पॉइंट पर 90 डिग्री पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा, तो ये हुआ ई की दिशा। तो कितना आसान काम था मित्रों, 90 डिग्री पर आप ई लगा दीजिए, इस पृष्ठ के 90 डिग्री यानी कि नॉर्मल पर हमारा ई काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं इसका एक भाग आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम संधारित्र पढ़ेंगे, संधारित्र पढ़ेंगे, उसके अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, उनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा, और लास्ट में फिर वेन डी ग्राफ जनरेटर। यही हमारा चैप्टर है। तो चलते हैं अगले खंड की तरफ, संधारित्र की तैयारी करते हैं। तो संधारित्र के कॉन्सेप्ट के पहले मित्रों हम आएंगे, सबसे पहले परावैद्युत या कुचालक के बारे में पढ़ेंगे। परावैद्युत किसे कहते हैं पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? तो जवाब है जिनके पास आवेश वाहक नगण्य हो, आवेश वाहक नगण्य हो, यानी कि उनमें कोई भी करंट ना हो, ठीक है, ना हो, आवेश वाहक नगण्य हो, मतलब उनके ऊपर नॉर्मल, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जवाब है कि सामान्य ताप पर ये कुचालक के समान व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो इन आवेश, इन परावैद्युतों को, जैसे हम एग्जांपल में अगर कोई हमसे पूछे तो कह सकते हैं सर रबड़ और सीसा। अब अगर कोई कहे सर परावैद्युत के कितने प्रकार हैं, तो जवाब है सर हमारे पास दो प्रकार हैं। एक तो हमारा ध्रुवी होता है, दूसरा अध्रुवी। पहला ध्रुवी पदार्थ होता है, दूसरा कैसा होता है, अध्रुवी पदार्थ होता है। आइए, दोनों में क्या खासियत है? तो जवाब है सर, ध्रुवी पदार्थ की बात अगर हम करें तो यहां पर हमारे पास जो प्लस और माइनस की बात करें हम लोग, ये हमारे संपाती नहीं होते हैं, यानी कि प्लस और माइनस के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेशन लेकर इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं जब इनके अंदर हम झांकते हैं। तो इन पदार्थों में प्लस और माइनस एक दूसरे से थोड़ा सा विस्थापित होते हैं। पर अब इनमें मामला क्या है कि सामान्य ताप पर क्या होता है इनके साथ? तो जवाब है सर, सामान्य ताप पर जब इस पदार्थ के अंदर आप झांकेंगे तो कुछ स्थितियां ऐसी हैं, प्लस और माइनस विस्थापित तो हैं, लेकिन इनके डायरेक्शंस जरा देखिएगा, आपको बड़ा दिलचस्प दिखाई देंगे, कहीं पर कुछ ऐसा, कहीं कुछ ऐसा, और कहीं कुछ ऐसा। तो सामान्य ताप पर उष्मा के प्रभाव में, ठीक है, उष्मा के प्रभाव में ये इधर उधर अलाइन होते, मतलब अनियमित होते हैं। अनियमित होने के नाते अगर इनका कोई पूछे कुल द्विध्रुव कितना आएगा, तो जवाब है कुल द्विध्रुव आघूर्ण जो आएगा इनका, वो लगभग क्या आ जाएगा, 0। इसीलिए ये सामान्य ताप पर कुचालक के समान व्यवहार करते हैं। जबकि अध्रुवी पदार्थों में ये जो प्लस और माइनस का केंद्र है वो एक दूसरे के ऊपर जाकर बैठ जाता है। अब अगर एक दूसरे के ऊपर आप बैठे होंगे ऐसे प्लस माइनस, तो ऑब्वियस है आप पर आवेश क्या आ जाएगा, 0, यानी कि आप क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो अध्रुवी पदार्थों में ये समस्या है कि प्लस के ऊपर माइनस बैठा हुआ है। अब अगर इन्हें हम ले जाकर किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें, चलिए पहले इसको रख लेते हैं, फिर उधर वाले को भी रख लेंगे, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं दोनों पर। ठीक है मित्रों, ये डायग्राम हमारा हो गया, अध्रुवी का, ये ध्रुवी का। अच्छा, कोई ध्रुवी का एग्जाम्पल पूछ ले तो जवाब है सर HCl ले सकते हैं आप, H प्लस और पार्शियली H प्लस और Cl माइनस। और ध्रुवी ज्यादातर डाइएटॉमिक, जैसे N2, Cl2, ये सब जितना टांग पहला Cl खींचेगा उतना दूसरा, जितना N पहला उतना ही N दूसरा, तो इसलिए उनके ऊपर जो टोटल हमारा द्विध्रुव आघूर्ण आता वो शून्य आ जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर हम माइनस माइनस का कलेक्शन कर दिया, इधर प्लस प्लस, अब एक बाहरी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगा दिया एक्सटर्नल, ठीक है, तब क्या होगा? तो जवाब होगा ये सब सर अलाइन होने लगेंगे, किसकी दिशा में, इसके विपरीत। ये माइनस है तो अपनी तरफ प्लस खड़ी आने लगेगा, और जो प्लस है वो अपनी तरफ माइनस। तो थोड़ी देर बाद यही डायग्राम कुछ ये स्थिति लेकर आएगा, देखिए ये थोड़ी सी शिफ्टिंग कर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये तो ठीक ही ठाक है उसी दिशा में, ठीक है, लेकिन ये वाला पूरा थोड़ा सा अपने आप को क्या करेगा, टिल्ट करेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला अपने आप को पूरा ऐसे ले आएगा,
और कुछ ऐसे हो जाएगा। ये वाला भी अपने आप को अलाइन कर कर इधर लाएगा प्लस, इधर माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्लस को अपनी तरफ खींच रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा ये माइनस और प्लस की बात करें तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया होगा, कुछ हल्का सा जरूर ऐसे इसका रुख हो गया होगा। तो अगर हम पुरानी वाली स्थितियों को गायब कर दें तो देखिएगा आपके सामने जो आ रहा है स्थिति वो कुछ ऐसा है। ये देखिए जरा, अब ये सारी चीजें गायब हैं, ये सारी चीजें गायब हैं और ये सारी चीजें गायब हैं। तो आप क्या पा रहे हैं कि ये जो हैं आपके द्विध्रुव हैं वो आपके अलाइन हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में ही, लेकिन अलाइन हो रहे हैं। और ऐसा होने के नाते अब उनमें संगठन बन गया है। अब उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से मिल रहा था वो जीरो नहीं रह जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर यहाँ पर हम बात करें ध्रुवीय पदार्थों की और यहाँ पर हम लोग एक सिरा आपका लगा दें माइनस और दूसरे सिरे पर क्या कर दें प्लस, यानी कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तब क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पर कहानी उल्टी, ये प्लस इधर भागेगा, माइनस उस प्लस की तरफ भागेगा, क्योंकि वो बड़ा प्लस है, ये छोटा प्लस है। हर किसी को बड़े की तलाश है, ज्यादा बड़ा बनने की, तो हमें इधर ज्यादा बड़ा लालच मिल रहा है, हम उधर ही भागेंगे। ये प्लस उधर भागेगा, माइनस उधर, ये प्लस इधर, ये माइनस उधर, और ये स्थिति अब पूरी बदल कर कुछ ऐसी हो जाएगी। ये देखिएगा जरा, ऐसे हो जाएगा, ये माइनस, सॉरी ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, अगला क्या हो जाएगा माइनस, फिर अगला ऐसे ही यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यही हाल यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस शिफ्टिंग होकर, ठीक है, और ये लाइन भी हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये भी हो जाएगा प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। तो पहले संपाती होने के नाते शून्य मिल रहा था, पर अभी के अलाइनमेंट बन गया है। ठीक है, लेकिन इस बार प्लस और माइनस का विस्थापन हुआ है। इसमें क्या हुआ था, केवल उनका थोड़ा सा अलाइनमेंट हुआ, मतलब वो थोड़ा सा मुड़ गए अपनी जगह पर, टिल्ट हो गया हल्का सा, कि एडजस्ट कर लें जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा उसके अपोज में। ठीक है, तो यहाँ भी अब ई आई, जो कि पहले जीरो आता था, अब जीरो नहीं आएगा। तो हम परावैद्युत पदार्थों पर अगर बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो अंदर से भी हमें कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लस और माइनस एक दूसरे को छोड़कर भाग जाएं, और ऐसे विभव को हम लोग परावैद्युत, इस घटना को हम परावैद्युत भंजन कहते हैं, और इस विभव को हम लोग भंजन विभव के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे का साथ देना बंद करेंगे, दूर दूर टूटकर अलग हो जाएंगे, एकदम से निकल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम इसे परावैद्युत भंजक के नाम से जानते हैं, और जिस विभव पर ऐसा होता है उसे परावैद्युत विभव के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं पदार्थों को अगर हम चार्ज करना शुरू करें मित्रों, ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे किसी लोटे में जल डालना शुरू करें तो क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, क्या होगा, तो आइए देखें क्या होता है। अगर हम किसी लोटे में पानी डाल रहे हैं और डाल रहे हैं और डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पानी आ रहा है, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, एक समय आएगा जब इससे पानी क्या करेगा, छलकने लगेगा। ऐसे ही जब हम किसी पदार्थ को आवेशित करना शुरू करते हैं तो चार्ज लेता है लेता है लेता है लेता है लेता है, एक समय के बाद चार्ज का उससे क्या होने लगेगा, जब उसके औकात से ज्यादा होगा तो इस चार्ज का क्या होने लगेगा, क्षरण होने लगेगा। तो वह अंतिम कैपेसिटी जब तक यह आपका वस्तु आवेश को ग्रहण करता है वह उसकी धारिता कहलाता है। क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। और जिस सिस्टम से या जिस जुगाड़ से हम इसे स्टोर कर लेते हैं, यानी कि संरक्षित कर लेते हैं या अपने पर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, संग्रह कर लेते हैं आवेशों का जिस जुगाड़ से, उस जुगाड़ को हम लोग संधारित कहते हैं। फिर से सुनिएगा मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने किसी भी वस्तु को चार्ज दिया तो एक लिमिट तक ही चार्ज का ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उसकी अंतिम लिमिट चार्ज ग्रहण करने की क्या कहलाएगी, उसकी धारिता। और जो जुगाड़ जिसके द्वारा हम उस पर आवेशों का संग्रह कर पाएंगे वह जुगाड़ हमारा या व्यवस्था हमारी संधारित्र के नाम से जानी जाएगी। अब सवाल उठता है सर धारिता क्या है, या धारिता किस तरीके से हम मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। तो धारिता का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये कहता है सर जो पोटेंशियल है यानी कि विभव है वो Q के प्रोपोर्शनल होता है, Q बढ़ेगा V बढ़ेगा। लेकिन जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट K आना चाहिए, पर देखा यह गया इस कांस्टेंट K की वैल्यू 1/c के बराबर आती है। इसी को हम पदार्थ की धारिता कहते हैं। तो हमें संबंध मिल जाता है कि Q बराबर Vc, ठीक है, या फिर हम चाहे केवल C की वैल्यू निकाल लें तो C बराबर हो जाएगा Q/V। तो कैपेसिटेंस अंग्रेजी में, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, इसीलिए हम लोग इसको C से दिखा रहे हैं, बराबर Q/V
V होता है, ठीक है। अब यहाँ पर Q क्या है, कूलाम में, ठीक है, और V क्या है, वोल्ट में, तो इसका मात्रक हुआ कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। इसका मात्रक एक और भी है जिसे हम लोग इस संयुक्त रूप से ना कूलाम वोल्ट बोले तो फैराड बोल दें, और फैराड को हम लोग किससे दिखाते हैं, F से दर्शाते हैं। तो ये बड़ा ही आसान काम रह गया। अगर आपको Q और V के बारे में और भी थोड़ा डिटेल में चलकर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें तो Q बराबर आपको मालूम है क्या होता है, I इंटू टी, और V के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो याद करिएगा W बाई क्या था, Q। तो हम IT तो यहाँ लिखे ही, फिर हमने W के नीचे क्या लगाया, Q का मतलब IT, तो ये फिर जाएगा, ये हो जाएगा I स्क्वायर टी, और बल के W के जगह F गुड़े R, दूरी लिख सकते हैं, बल गुड़े विस्थापन। I के लिए एम्पियर लगाते थे तो एम्पियर स्क्वायर, समय के लिए T, अच्छा सॉरी T स्क्वायर आएगा, तो T स्क्वायर। बल के लिए क्या लिखते थे, ML T-2, और R के लिए L, तो बोलिए L और L मिलकर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ठीक, और T के पावर -2, ये -2 ऊपर जाएगा, +2, ये सब ऊपर जाएंगे तो M के ऊपर 1 है, -1, L के ऊपर 2 है, ऊपर आकर L पर -2, -2 मिलकर T पर -4 और A स्क्वायर, इसका बीमीय सूत्र आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बड़े ही आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब विलगित गोली आवेश की धारिता, विलगित गोली आवेश, सॉरी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, बहुत ही आसान काम है। मान ले एक हमने गोली चालक ले लिया जिसकी त्रिज्या क्या है R, उसमें हमने कुछ चीजें भर दिया, कुछ पदार्थ भर दिया, जिसके लिए हमने कह दिया सर उसका परावैद्युतांक क्या है, K है। अब अगर इसका बात किया जाए सर, इसके सरफेस पर किसी भी जगह पर, या इसका विभव कोई पूछ ले सर यहाँ पर क्या होगा, तो किसी भी जगह पर अगर आप निकालें तो V का मान आ जाएगा 1/4πε0 K। अगर यहाँ पर आवेश कुल जो हमने संरक्षित किया ऊपर, प्लस 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 हमने जो लगाया है यहाँ पर, ये सब हमने कहा सर ये स्टोर होगा। अच्छा एक बात ध्यान दें, ये अगर आवेश छोटा होगा तो इस पर कम प्लस आएंगे, कुछ कम आएंगे, अगर थोड़ा और बड़ा होगा तो प्लस की संख्या थोड़ी और बढ़ जाएगी, यानी कि इसका साइज अगर बढ़ेगा तो इसके स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप जानते हैं चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, जो भी होगा ऊपर ही होगा। तो अब अगर हम पूछेंगे सर यहाँ पर कितना विभव होगा, तो जवाब होगा 1/4πε0 Q, और अपान में क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या यानी कि R, ये भी हो गया हमारा। फिर हम कहेंगे सर हम फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर CV, तो C बराबर क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर Q बाई क्या, V। अब V के अगर मान रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/4πε0 K, और Q बाई क्या R। अब ये Q को काट देगा, और C का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा 4πε0 K इंटू R। ये किसी विलगित गोली आवेश की धारिता हो गई, यानी कि जितनी बड़ी त्रिज्या उतना ज्यादा उसके चार्ज धारण करने की संभावना बढ़ती जाएगी, उसकी धारिता उतनी ज्यादा बढ़ती ही जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये सेक्शन आपके समझ में आ गया हो, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल एक उठता है कि सर ये बताइए किसी भी चीज की धारिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जवाब है सर, अगर मैं किसी भी चीज की धारिता बढ़ाना चाहता हूं तो हमें एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा। अगर हमने एक प्लेट लिया तो उसके बगल में भी एक प्लेट लगा दें, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, तो आइए देखते हैं। अगर हमारे पास एक प्लेट है, हमने उसे पॉजिटिवली चार्ज कर दिया अंदर से, और उसके पड़ोस में एक और प्लेट लगा दिया, तो क्या होगा, तो जवाब है सर यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। किसके कारण, आपने पिछली हेडिंग पढ़ी हुई है, प्रेरण के कारण, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, प्रेरण, क्योंकि यहाँ के जितने भी माइनस चार्ज हैं वो प्लस के द्वारा अट्रैक्ट किए जाएंगे और प्लस से प्लस चार्जों को पीछे की तरफ ढकेल दिया जाएगा। तो इस प्लेट की तरफ माइनस, उधर क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये देखिए जो माइनस है वो इसके विभव को कम करेंगे और जो प्लस है इसके विभव को बढ़ाएंगे, पर ज्यादा पास कौन है, तो जवाब है सर ज्यादा पास माइनस है, तो माइनस का ज्यादा अच्छा प्रभाव यहाँ पड़ेगा, माइनस का ज्यादा अच्छा प्रभाव। यानी कि अगर पूछें कि कम करने की क्षमता और ज्यादा करने की क्षमता में क्या ज्यादा हावी होगा, तो जवाब होगा कम करने की क्षमता। लेकिन ये कम करने की क्षमता और बढ़ जाती
अगर आप इस प्लस को यहाँ से खदेड़ देते, ठीक है, अगर इस प्लस को हम यहाँ से खदेड़ दें तो ये क्षमता हमारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे ले जाकर अर्ध कर देंगे। आपको मालूम है, जो हम पृथ्वी से जोड़ेंगे सारे प्लस हमारे क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पृथ्वी से भू संकल्पित करते ही। तो इस तरीके से हमें जो मिलेगा अब विभव, अब इसका प्रभाव और ज्यादा प्रभावशाली, क्योंकि पहले प्लस के नाते कुछ कमजोर था, अब ये कम करने की क्षमता इसकी डबल हो जाएगी। और अब यहाँ पर आप और भी कुछ आवेशों को कह सकते हैं, भैया आओ और यहाँ पर बैठ जाओ, ठीक है, इससे आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। अब मित्रों हम चलते हैं संधारित्र के प्रकार की तरफ। इसमें सबसे पहला हमारा जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र है। बहुत ही आसान काम है, समांतर प्लेट संधारित्र। सबसे पहले याद कर लें, पिछले वीडियोस में आपने देखा था गॉस प्रमेय के लिए कि अगर हम एक प्लेट ले लें जिस पर आवेश हो कुछ भी, उस आवेश के कारण, ठीक है, इस प्लेट के कारण अगर हम पॉइंट P पर पूछ लें कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपने पढ़ा था सिग्मा बाई 2 साइलन 0। जहां सिग्मा क्या होता था, तो जवाब है सर सिग्मा होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि आवेश एकांक क्षेत्रफल पर, आवेश एकांक क्षेत्रफल पर हम लोग निकालते थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लें, इसे हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण भी कहते हैं, ठीक है, सिग्मा को। तो इसी का हम यूज करेंगे आगे अपने समांतर प्लेट संधारित्र में। इसमें हम एक प्लेट लेंगे और उसके बगल में भी एक प्लेट लेंगे। अब इसे अगर हम लोग चार्ज कर दें, यहां से चार्ज दे दें, तो यहाँ पर इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और यहाँ अंदर माइनस। इधर वाले को हम अर्ध कर देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। अब पूछेंगे सर इस पहले प्लेट के कारण इन प्लेटों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस दूसरे प्लेट के कारण प्लेटों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिएगा, पहले के कारण अगर हम निकालना चाहते हैं तो प्लस है, ये अपने प्लेट से अवे होगा, इसे E1 कह सकते हैं। माइनस के नाते अपनी तरफ होगा, इसे E2 कह सकते हैं। यानी कि इन प्लेटों के बीच में अगर कोई पूछे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जवाब है सर E1 प्लस E2, ठीक है। तो अब जरा बताइएगा हमें कि हमने पहले के लिए भी पूछा तो सिग्मा बाई 2 साइलन 0 होगा आपका, दूसरे के लिए भी पूछा तो ये प्लेट है, इसके नाते सिग्मा बाई 2 साइलन 0, यानी कि 2 टाइम्स सिग्मा बाई 2 साइलन 0 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये 2 और 2 हमारा कट गया। अब देखिए हमें निकालना है C, तो हम जानते हैं Q बराबर CV, यानी कि C बराबर Q बाई V, तो हमें V चाहिए। अब V के लिए देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने विभव प्रवणता निकाली, जहां बताया गया आपको E बराबर माइनस dV बाई dr। इसी फॉर्मूले को हम R लगा लें, E बराबर लिख सकते हैं V बाई L, जहां V है आपका विभव और L है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अभी तो हम फिलहाल D कह सकते हैं, अगर हम ये मान लें कि प्लेटों के बीच की दूरी D हो तो यहाँ पर बोले जरा V बराबर क्या लिखा जा सकता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D। तो चलिए इसको लगा दिया जाए। हम कहेंगे सर जी अब V बराबर ED होगा, तो इस हिसाब से सिग्मा बाई साइलन 0 आगे D। आप चाहें तो इस सिग्मा के जगह Q बाई A का प्रयोग कर सकते हैं, तो Q बाई A साइलन 0 आगे D। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब C निकालना था, C के लिए हम वेट कर रहे थे कि सर हमारा V आ जाए, जो कि आ भी चुका है, जो हो जाएगा QD बाई A साइलन 0। Q से Q कटा, रिजल्ट आ गया हमारा A साइलन 0 बाई D, ठीक है। अगर इसमें कोई माध्यम भी रख दिया जाए तो इस स्थिति में आप यहाँ पर K बढ़ा लेंगे, यानी कि अगर कोई माध्यम हो वहां पर बीच में, तो यहाँ K लगाकर A साइलन 0 बाई D लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं पैरेलल प्लेट का ये सिंपल केस आपके समझ में बड़े ही आसानी से आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इन प्लेटों के बीच में एक और भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी कि परावैद्युत माध्यम रखेंगे जिसकी मोटाई T हो। तो आइए जरा ध्यान दें, अब क्या होगा, केस 2 देखें। इसी के लिए हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाया, जैसा लगाना था हमको, समांतर प्लेट संधारित्र लिया और इनके बीच में क्या किया, एक पतला सा हमने अन्य डाइलेक्ट्रिक मीडियम K रख दिया। अब हम पूछें सर जी अब हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है, तो जवाब होगा सर बड़ा ही आसान काम है। अब की बार फिर से ये पूरा D था, ये चौड़ाई आपने T मान लिया, तो हम पूछेंगे सर जी जो एयर है वो कितने लेंथ में है, एयर वाला पोर्शन कितने लेंथ में है, तो ये दोनों पोर्शन मिलाकर कितना होगा, जवाब होगा सर D में से आप T इसका पोर्शन निकाल दें, तो D माइनस T भाग में एयर भरा पड़ा हुआ है,
बाकी पोर्शन के लिए हमें अपना आंसर निकालना है कि इस टोटल पोर्शन के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा। तो हम कहेंगे सर जी अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वैक्यूम, ठीक है, जो वैक्यूम यानी कि निर्वात है उस वाले पोर्शन में, और साथ ही साथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। तो कहेंगे सर जी इसके लिए हो जाएगा हमारा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जैसा आपने पीछे देखा, सिग्मा बाई साइलेंस जीरो। ये कितने रेंज में फैला हुआ है, तो जवाब है सर डी माइनस टी में। दूसरे के लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, ई के की वैल्यू अगर पूछी जाए तो कहेंगे सर जी सिग्मा बाई साइलेंस जीरो, लेकिन इसमें के बढ़ाना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। कितनी दूरी में फैला हुआ है, टी दूरी में, सॉरी ये ई हुआ, ये हुआ, अब ई में, सॉरी हम भी निकाल रहे थे, तो ये कितनी दूरी में, डी माइनस टी दूरी में, और ये कितनी दूरी में, टी दूरी में, ठीक है। ये हो गया आपका v सीधे सीधे, ठीक है। तो v बराबर अब की बार हो जाएगा सिग्मा बाई साइलेंस जीरो, और क्या हो जाएगा आपका ऊपर d माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो जाएगा। फिर हम कहेंगे सर सिग्मा के जगह क्या रखा जा सकता है, q बाई ए साइलेंस जीरो, आगे d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब आगे की कहानी ये रही कि सर c कितना होगा, तो सवाल है सर c का मान होगा q बाई v, q ऊपर रहा, v की जगह q बाई ए साइलेंस जीरो d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब देखिए ये q और q कट गया, और अब हमें जो c मिल रहा है वो है हमारा a साइलेंस जीरो बटे में d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब अगर इस आधार पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि चीजों को अगर हम मिक्स करें तो हम किसी भी कितने भी प्लेट के लिए रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, हमें जो आउटपुट मिला शुरू से हम देखते हैं थोड़ा, क्या था हमारा आउटपुट। सबसे पहले हमने एक प्लेट लिया, दो प्लेट लिया बल्कि, ये प्लस है और यहां पर हमारा क्या था, माइनस था। अभी हमने पूछा सर इसके लिए क्या होगा जबकि अंदर निर्वात है, तो आपने बोला सर ए साइलेंस जीरो बाई डी। फिर हमने एक प्लेट लगाया जिसकी मोटाई हमने टी रखी और इसका के, बल्कि के1 कर देते हैं। तो अब बताइए जरा कितना आ जाएगा, तो जवाब हो जाएगा सर हमारा आ रहा है रिजल्ट जो आ रहा है ऊपर ए साइलेंस जीरो ही आ रहा है, नीचे मिला हमें डी माइनस टी मतलब डी माइनस टी वन, और जितना इस T1 का डाइलेक्ट्रिक था, इस T1 वाली प्लेट का जितना डाइलेक्ट्रिक था उससे हमने इसमें भाग दे दिया था, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस T1 बाई के हमने कर दिया था, ठीक है, K1, ठीक है। अगर हम एक और प्लेट लगा देते तो एक और चीज हम क्या करते हैं, K2 के बढ़ाने के साथ ही इसकी चौड़ाई T2 मान लेते, तो यहाँ पर हम क्या करते, एक T2 और माइनस कर लेते और इधर बढ़ा देते T2 बाई K2। अगर हमने एक तीसरा प्लेट भी लगा दिया जिसकी मोटाई हमारी T3 हो और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 हो, तो हम कह सकते हैं सर T3 बाई K3, और इसी तरीके से इसको बढ़ाते बढ़ाते अंत में अगर हमारे पास n प्लेट आ जाए तो कुल कहानी ये है कि सर अगर यहाँ n प्लेट आ जाए तो ये आपका हो जाएगा Tn और ये होगा Kn, तो लास्ट में यहाँ पर Tn बाई Kn, और यहाँ की सीरीज बढ़ते हुए Tn तक, यानी कि जितनी भी प्लेट की मोटाई है वो सब d से घटेगी और हर मोटाई में उसके डाइलेक्ट्रिक का भाग देते चले जाएंगे, तो जितना भी हमें प्लेट दिया होगा उस सब का हिसाब किताब हम निकाल ले जाएंगे। तो ये रहा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए हम लोग गोलीय संधारित्र के लिए देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने गोलीय चालक की धारिता निकाला था, और अब हम गोलीय संधारित्र पढ़ने जा रहे हैं। क्या फर्क है इसमें, आइए देखें जरा। गोलीय संधारित्र में क्या हमें मिलेगा, हमने एक गोला लिया छोटा आर और एक बड़ा गोला लिया कैपिटल आर, इस पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे दें तो आप जानते हैं अपने आप प्रेरण के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्रेरण के कारण। पर इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए हमने इसको ले जाकर अर्ध कर दिया, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। अब कोई पूछे सर यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो जवाब होगा सर 1/4 साइलेंस जीरो Q बाई आर, ठीक है, अगर आवेश Q है ये पूरा। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर हम पूछे आपके अंदर यहाँ क्या है सर आपका विभव, तो कहेंगे सर जी वी आर बराबर 1/4 पाई साइलेंस जीरो Q बाई कैपिटल आर, और बाहर वाला पूरा आवेश बाहर अर्थ में चला गया तो उसके नाते कोई हमें पोटेंशियल मिलने वाला है नहीं। अब ये बताइए ये प्लस है तो ये पॉजिटिव होगा और ये माइनस होगा क्योंकि ये निगेटिव है, यानी कि यहाँ पर माइनस होगा, ऐसा भी कह सकते हैं।
और दूसरी भाषा में मैंने आपको समझाया भी था कि अगर यहाँ पर माइनस वाला आवेश है तो उसके विभव को घटाएगा, और अगर प्लस आपका आवेश होगा तो उसके विभव को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो इसको घटाने वाला है। तो अगर अब हम परिणामी विभव पूछे इन दोनों प्लेटों के बीच में कहीं, तो जवाब होगा सर वी आर से आपको कैपिटल वी आर को घटाना पड़ेगा, यानी कि आ जाएगा 1/4 पाई साइलन 0 क्यू बाई आर, 1/4 पाई साइलन 0 क्यू बाई कैपिटल आर, यानी कि v बराबर 1/4 पाई साइलन 0, बल्कि क्यू भी कॉमन 1/r माइनस 1/r। अब अगर कोई पूछे c कितना होगा तो जवाब होगा सर q बाई v, तो q के नीचे q/4 पाई साइलन 0, आगे 1/r माइनस 1/r। ठीक है, अब बोलिए q से q कट गया, c बराबर ये पूरा ऊपर आ जाएगा 4 पाई साइलन 0, और नीचे देखिए इन दोनों का लसापा स्मॉल r कैपिटल R, तो r माइनस r आ जाएगा। इट इम्प्लाइज c बराबर 4 पाई साइलन 0 स्मॉल r कैपिटल R अपॉन में r माइनस r। देखिए कितना आसान था। ठीक है, तो इस तरीके से हम गोलीय संधारित्र का भी आराम से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। अब हम कैपेसिटर्स का विभिन्न प्रकार का संयोजन लेंगे, इन संधारित्रों को हम कैसे कैसे संयोजित कर सकते हैं। तो अगला है हमारा संधारित्रों का संयोजन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाई स्कूल में आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, ठीक उसी ट्रेंड पर है। चलिए अगर हम पहला ले लें श्रेणी क्रम, तो देखिए कितना आसान है सब चीजों को समझना। हम यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट लगाए, यहाँ भी एक पैरेलल प्लेट लगाए, यहाँ भी एक पैरेलल प्लेट लगाए, अंतिम वाले को अर्थ कर दिया। यहाँ प्लस आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, आगे क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ वाली प्लेट के अंदर क्या आएगा माइनस। इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, इसकी C3। इन पॉइंट्स का नाम भी थोड़ा दे देते हैं, A, यहाँ B, यहाँ C, और यहाँ पर D दे दिया। ठीक है, अब अगर कोई पूछे श्रेणी क्रम में क्या होगा, तो कहेंगे पहले प्लेट का दूसरा सिरा दूसरे प्लेट के पहले सिरे से, और दूसरे प्लेट का दूसरा सिरा तीसरे प्लेट के पहले सिरे से आपस में जुड़ा हो, तो हम इसे कौन सा क्रम कहेंगे सर, श्रेणी क्रम के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब मामला ये है कि सर इस क्रम में क्या खासियत होगी, तो जवाब है सर इन सभी में खासियत ये होगी कि सभी में आवेश क्या होगा, समान होगा। श्रेणी क्रम में हमारा आवेश समान होता है। ठीक, और इंड एक इसके दूसरे इंड से उसका पहला, इसके दूसरे इंड से तीसरे का पहला आपस में जुड़ा होता है। अब सवाल ये उठेगा कि सर अगर मैं पूछूं कि सर इसके बीच में पोटेंशियल क्या होगा, यानी कि विभवांतर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी VA माइनस VB। अब आप जान रहे हैं Q बराबर क्या होता है CV, तो V बराबर क्या होता है Q/C, तो हम कह सकते हैं सर ये हो जाएगा Q/C1। अगर मैं इस इंड के बारे में पूछूं आपसे कि इस B और C के बीच में कितना विभवांतर होगा, तो आप कहेंगे सर जी Q/C2 हो जाएगा, सेम उसी पैटर्न पर। और अगर यहां पर भी पूछा जाए आपसे सर विभवांतर क्या होगा, तो VC माइनस VD बराबर Q/ क्या हो जाएगा हमारा C3। ठीक है, अब हमें ये सब कुछ मिल चुका है। अब इसे हम एक जोरदार, मजेदार और मजबूत कैपेसिटर से रिप्लेस कर रहे हैं, जिसका कैपेसिटेंस C लिखा गया, जो टर्मिनल A और D के बीच में जोड़ा गया। अब अगर हम आपसे पूछें VA माइनस VD क्या होगा, चार्ज तो वही हमको मिलने वाला मित्रों, क्योंकि ये है सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में हमारा आवेश समान होगा। तो वहां का भी अगर हम निकालें तो आंसर हमारा आएगा सर Q/C। तो अब अगर कोई पूछे सर A से D तक का पोटेंशियल और कैसे लिख सकते हैं, कहेंगे सर जी इन्हीं को जोड़ दीजिए, A से D वाला ऐसे भी आ सकता है, मतलब इसे लिख सकते हैं VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VA माइनस VD। ठीक है, अब इन सभी के लिए लिखना शुरू करिए। VA माइनस VD का मतलब हुआ Q/C। ठीक है, और VA माइनस VB का मतलब हुआ Q-C1। आप ध्यान दे रहे हैं ना, आप जब चाहें देखिए ये सारे पोर्शन क्या होंगे, कट जाएंगे, और आपको अंत में रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, VA माइनस VD। तो ये हो जाएगा Q/C1, अगला Q/C2 प्लस Q/C3। हर जगह से Q को कैंसिल आउट कर लिया जाए और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों के संयोजन का सूत्र हुआ, यानी कि तुल्य संधारित्र का सूत्र हुआ। इसे हम C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, यानी कि तुल्य संधारित्र कितना होगा, सभी कैपेसिटर्स के प्रतिलोम का यानी कि व्युत्क्रम का योग ले लेने से हमें 1/C इक्विवेलेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाली केस में चलते हैं, समांतर क्रम लगाते हैं। समांतर क्रम में सभी प्लेटों का धनात्मक सिरा एक तरफ जबकि सभी ऋणात्मक सिरा दूसरी तरफ। तो अगला हुआ हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अब समांतर प्लेट संधारित्र में हमें क्या करना है, सभी प्लेटों का पॉजिटिव सिरा, ठीक है, सभी प्लेटों का पॉजिटिव सिरा एक तरफ ले लेना है। ठीक है, और सभी का निगेटिव सिरा जो है वो हमें क्या कर देना है, एक तरफ ले लेना है। ठीक है, अब बताइए जरा, जब इनको एक तरफ कर लेंगे तो ये जो सिस्टम नजर आ रहा है वो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगा। अब अगर ये हमारा टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल हमारा बी है, तो ऐसे जाएंगे तब भी ए से बी, ऐसे जाएंगे तब भी ए से बी, ऐसे जाएंगे तब भी ए से बी, यानी कि इन तीनों केसेस में हमारे लिए जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। इन तीनों केसों के लिए VA माइनस VB आएगा। तो इसको हमने C1 C2 C3 ले लिया। मान ले यहाँ आवेश Q आया हो तो ये तीन पार्ट में बटा होगा, ऊपर वाले में Q1 Q2 और Q3, क्योंकि तीन शाखा है तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से ये अपना अपना चार्ज धारण कर लेंगे, यानी कि Q1 Q2 और Q3 हो जाएंगे। अब अगर हमसे कोई कहे कि सर जी इसको हटाकर हम एक जबरदस्त संधारित्र लगाना चाहते हैं ए और बी के बीच में, तो मान लेते हैं वो C है और यहाँ पर क्या मान लिया, प्लस है, इधर क्या है, माइनस है। तो चलिए पहले इधर की तैयारी। अगर मैं इस एंड पर पूछूं कि सर VA माइनस VB क्या होगा, तो जवाब होगा सर VA माइनस VB की जो वैल्यू आएगी, या VB माइनस VA कह लीजिए, VB माइनस VA की वैल्यू कितनी आएगी, कहेंगे सर जी Q/C1, Q1 बाई, एक मिनट, यहाँ पूछे चार्ज कितना होगा, तो कहेंगे सर जी Q1 बराबर CV होता है, तो C1 इंटू VA माइनस या VB माइनस VA। फिर दूसरे वाले में पूछे कि सर यहाँ चार्ज Q2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप फिर कहेंगे सर यहाँ पर मामला होगा C2 इंटू पोटेंशियल यानी कि VB माइनस VA। फिर हम लास्ट में आएंगे Q3 के पास, फिर कहेंगे सर C3 होगा इसका कैपेसिटेंस, और ये जो रास्ता है वो इसका विभवांतर यानी कि VB माइनस VA हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये हिस्सा समझ में आ गया होगा। अब वहां पर अगर हम आए और इसी हिसाब से मान लें यहाँ चार्ज Q, क्योंकि टोटल इसको हटाकर हम Q भेजेंगे तो उस पूरे तुल्य प्रतिरोध वाले तुल्य संधारित्र पर पूरा का पूरा यही आवेश Q आ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं सर जी कि अब हमारा आ जाएगा Q बराबर C इंटू VB माइनस VA। तो चलिए जरा देखें, हम कहेंगे सर यही Q हमें तीन पार्ट्स में टूट कर मिला, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को अगर हम जोड़ देंगे तो वापस हमें Q मिल जाएगा। तो इस आधार पर Q की वैल्यू कितनी हुई, Q की वैल्यू कितनी दिया है आगे, तो C VB माइनस VA, Q1 की वैल्यू है C VB माइनस VA, फिर Q2 की वैल्यू है C VB माइनस VA, और लास्ट में हमारा जो तीसरा आवेश है उसका मान है C3 VB माइनस VA। तो अब हम हर जगह से VB माइनस VA को काट देंगे और हमें तुल्य संधारित्र का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि C इक्विवेलेंट, ठीक है, कितने के बराबर, तीनों के योग के बराबर, तीनों धारिताओं के योग के बराबर आपका आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था। पैरेलल में यानी कि समांतर प्लेट में सभी को सीधे सीधे जोड़ लेना है, जबकि श्रेणी क्रम में सभी के व्युत्क्रमों को जोड़ लेना है। उम्मीद करता हूं ये सेक्शन आपको बड़े आराम से समझ में आ गया हो। अब हम लोग निकालेंगे आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। ठीक है, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप देखिएगा जब आपने प्लेट लगाया और इसको कुछ चार्ज दे दिया पहले, तो जब आपने इस पर चार्ज दे दिया उधर माइनस भी आ जाएगा। अब आप पुनः इस पर चार्ज देना चाहेंगे तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज आने वाले चार्जों को आने देंगे?
या उसका विरोध करेंगे? ऑब्वियस है सर, प्लस प्लस है तो विरोध ही करेंगे। यानी कि अगर इन्हें अब और आवेशित करना चाहेंगे तो हमें इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, इस पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य हमारे सिस्टम में स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। फिर से देखिएगा, यहाँ पर आपने कुछ शुरू में चार्ज दिया तो इसने चार्ज लिया, लेकिन जब इस पर कुछ पॉजिटिव कलेक्ट हो गए तो अगले आने वाले पॉजिटिव का ये क्या करने लगे, विरोध करने लगे कि भैया अब हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, बल्कि इसे हटा देते हैं, यहीं पर फोकस करिए। अब इस पर ये कहेगा भैया अब आने नहीं दूंगा, विरोध करूंगा, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, एक्सेस वर्क, ताकि इसको हम चार्ज दे सकें। अब यही जो हमारा एक्सेस वर्क है, यही हमारे संधारित्र में स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब ये निकाल पाना बड़ा ही आसान है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये कार्य ही ऊर्जा बनना है, तो हमें फॉर्मूला पता है, V बराबर क्या होता है, dW बाई dQ। अगर हम कह दें कि सर V क्या है, पोटेंशियल क्या है, तो जवाब है सर dW बाई dQ। छोटा सा कार्य हम करने चाह रहे हैं, थोड़ा सा चार्ज देना चाह रहे हैं, dQ चार्ज। इस dQ चार्ज को देने के लिए हमें जो ऊर्जा इस पर या वर्क जो करना पड़ रहा है dW, यही dW आगे चलकर हमारी ऊर्जा बनेगी। तो सर क्या होगा, हम कहेंगे सर इसको इधर भेज दीजिए, dW बराबर हो जाएगा V dQ। अब आप सभी जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, CV, इसलिए V बराबर Q बाई C। अगर ये हम लगा देते हैं तो हमें मिलेगा Q बाई C आगे dQ। ठीक है, अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो ये तो W हुआ, ये 1 बाई C हुआ, Q के पावर 1 हुआ, इसका इंटीग्रेशन Q के पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो वर्क या U यानी कि ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा बराबर 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C, ये भी लिखा जा सकता है। या फिर आप Q के जगह अगर CV रख देते हैं तो ये आ जाएगा हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C, एक C से C कट गया, फॉर्मूला आ गया हाफ CV स्क्वायर। बिल्कुल उसी ट्रेंड पर जैसे हाफ MB स्क्वायर, हाफ MB स्क्वायर, ठीक उसी पैटर्न पर ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पोर्शन पर चलते हैं। कभी कभी हमसे ऊर्जा घनत्व पूछ लेता है। क्या पूछता है, ऊर्जा घनत्व। वो क्या है, इसी से थोड़ा सा लिंक कर लीजिए। ऊर्जा घनत्व, नाम पर ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा पूछा और घनत्व पूछा, तो सीधा आंसर है कि सर ऊर्जा यानी कि स्थिति ऊर्जा, ठीक है, U, और उसी पर अगर हम एकांक घनत्व ले लें, ठीक है, तो वहां पर हमारा जो आएगा वो हमारा कहलाएगा ऊर्जा घनत्व। तो स्थिति ऊर्जा एकांक घनत्व पर अगर निकाला जाए तो इसे हम लोग ऊर्जा घनत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है सर, ये जो घनत्व हमारा है, ऊर्जा घनत्व जो है, सॉरी एक मिनट सॉरी मित्रों, वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि चैप्टर वाकई में बहुत बड़ा ही है। तो अब हम धीरे धीरे लगभग समापन की तरफ आ रहे हैं। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा बटा क्या हो जाएगा आपका आयतन। तो ऊर्जा एकांक आयतन पर, ऊर्जा अगर एकांक आयतन पर निकाला जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब सवाल ये सी इसकी सर ऊर्जा का फॉर्मूला, तो U घनत्व यानी कि सॉरी आयतन, यानी कि हमारा सूत्र हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई का मतलब है इस प्लेट का एरिया से है, ठीक है, और D का मतलब क्या है, इस प्लेटों के बीच की दूरी से है। ठीक है, यही तो ये स्पेस है जिसमें हमारा चार्ज संरक्षित हो रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं A इंटू डी, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब ये होता है आपका फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, नीचे क्या हमारे पास A इंटू डी है। ठीक है, अब अगर आप याद कर रहे हो तो आपको याद आ रहा होगा सर, E बराबर अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले माइनस dV बाई dr, फिर उसको थोड़ा सुधार कर कहा सर इसको V बाई आप d भी लेकर काम चला सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हो तो यहाँ देखिए V स्क्वायर है, नीचे D है, तो हम कह सकते हैं सर हाफ CV स्क्वायर, नीचे A लगाइए, यहाँ एक D था तो मैंने D के एक बगल में D लगाया और D का गुणा कर दिया। देखिएगा जब चाहे आप ये पोर्शन काट सकते हैं। फायदा ये पूरा बन जाएगा आपका 1/2 CA इंटू डी, और V बाई डी का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। तो आप इस V बाई डी के जगह E लिख सकते हैं, तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ CD बाई A, और आगे आ जाएगा E का क्या, होल स्क्वायर। इसी को हम लोग ऊर्जा घनत्व भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको काफी आसान लगा हो। हालांकि इसमें भी अभी आप बहुत सारे चेंजअप कर सकते हैं, जैसे कि
आप यहाँ पर अगर चाहें तो इस C के जगह कैपेसिटेंस के जगह क्या यूज कर सकते हैं, तो जवाब है सर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसका मान होता है साइलन 0A/D भी होता है। तो अगर हम वो भी रख दें तो हमारे हिसाब से ये D, याद करिएगा समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C की वैल्यू होती है साइलन 0A/D, तो वो अगर हम रख लें यहाँ C के जगह तो ये D कट जाएगा और ये A कट जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/2 और आगे क्या मिल जाएगा साइलन 0 और E का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आसान फार्मूला है, काफी इजी फार्मूला, हाफ mv स्क्वायर जैसा, हाफ साइलन 0 E का स्क्वायर, इसी को हम लोग ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि अगर हम दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ दें, लिंक कर दें, तो उनका जोड़ने पर जो आवेशों का पुनः वितरण होगा उसके कारण हास ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, हमारे पास एक चालक है जिस पर चार्ज है Q1, ठीक है, और अगर बात करें उस पर कैपेसिटेंस यानी कि उसकी धारिता C1 और ये वोल्टेज V1। दूसरा भी एक हमारे पास Q2, C2 और V2। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि प्रारंभिक इसकी स्थित ऊर्जा क्या होगी, तो जवाब होगा सर अभी अभी आपने पढ़ा है, ये हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर। इसका कितना होगा अगर पूछे प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, तो जवाब होगा सर प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रारंभिक। अब इनको ले जाकर अगर हमने लिंक कर दिया आपस में तार से, तो आप जानते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की तरह आवेश बहना शुरू हो जाएगा, और ये तब तक बहेगा जब तक कि दोनों पर V का मान सेम ना हो जाए। तो हमने बहने दिया और बहने पर मान लिया दोनों पोटेंशियल किस पर आ गए V पर, तो इस कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ विभव का मान क्या होगा, तो जवाब है सर विभव का फॉर्मूला अभी अभी आपने सीखा था, V बराबर या Q बराबर CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C, यानी कि कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो कुल आवेश कितना हमारे पास कॉमन विभव के लिए V बराबर हो जाएगा Q1 + Q2 और बटे में लगा देंगे सर हम लोग C1 + C2। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन विभव। अब इस Q के जगह चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं C1 V1 + C2 V2। ठीक है, क्यों, क्योंकि Q बराबर क्या होता है CV, यहाँ पर C1 + C2। तो ये उभयनिष्ठ विभव हमें कब मिला, अंतिम विभव के रूप में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बोले अंतिम उभयनिष्ठ अंतिम विभव या उभयनिष्ठ विभव, ठीक है, कितना हो गया हमारा इतने के बराबर। तो अब अंतिम स्थिति ऊर्जा, इसकी स्थिति ऊर्जा अंत में, अंतिम स्थिति ऊर्जा अगर इसकी भी पूछी जाए तो कहेंगे सर जी अब ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर या C1 V स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा, तो जवाब होगा सर हाफ C2 V स्क्वायर। तो अब क्या सर जी ऊर्जा का हास कितना हुआ, हास कितना होगा ये जानने के लिए हम प्रारंभिक से अंतिम ऊर्जा को क्या करें घटा देंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक हमारी कितनी थी हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर में से हाफ, अब यहाँ पर देखिए C1 V स्क्वायर है और फिर यहाँ पर हाफ C2 V स्क्वायर है। अब इसी को हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मित्रों, तो हाफ कॉमन ले लिया जाए C1 V स्क्वायर C2 V स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए C1 + C2 कॉमन, अंदर बचेगा दोनों जगह से कॉमन के रूप में V स्क्वायर, जिस V के जगह C1 V1 C2 V2 बाई C1 + C2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आगे हमें कैलकुलेशन करना ऊर्जा हास के लिए, तो ये आ जाएगा हाफ, यहाँ पर हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 + C2, ऊपर देखिए बनेगा A + B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB C1 C2 V1 V2, नीचे देखिए क्या आ जाएगा C1 + C2 का होल स्क्वायर, एक C1 C2 इसको क्या करेगा काट देगा, तो अपॉन में यहाँ 1 लगाइए और इन दोनों का लसापा ले लीजिए, हो जाएगा C1 + C2। अब बताइए इसका गुणा C1 से हुआ तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर, इसका गुणा यहाँ हुआ तो C1 C2 V1 स्क्वायर, इसका यहाँ गुणा हुआ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसको यहाँ खोल दिया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस
ठीक है, 2C1C2 V1 V2। अब देखिए कितना आसान है, ये पोर्शन ने इन दोनों पोर्शन को, ये दोनों पोर्शन हमारा क्या करेगा, काट देगा। अब जो बचा है उस पर थोड़ा गौर करिए आप, तो बड़े आराम से आपको ऊर्जा ह्रास का सूत्र मिल जाने वाला है। कहेंगे सर जी कैसे? कहेंगे थोड़ा ध्यान से देखो, ये रहा आपका हाफ, ये हमारा लिखा जा सकता है C1C2, C1C2, वहां भी C1C2 है तो C1C2 कॉमन, अंदर बचा V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर, यहां से C1C2 निकल गया तो -2V1V2 बच गया। नीचे हमने क्या लगा दिया सर, C1 प्लस C2। ठीक है, तो अब बन गया हमारा ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला, हाफ C1C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ऊपर V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया ऊर्जा ह्रास का। तो काफी आसान था मित्रों, उम्मीद करता हूं ये काफी आसान लगे आपको। अब संधारित्रों का उपयोग कोई पूछे तो अभी तक के इतने देर में आपने अच्छे से पढ़ा कि संधारित्रों का उपयोग हम आवेशों का संचय करने में करते हैं, ये इसका प्रथम उपयोग। दूसरा, इसके प्लेटों के बीच में हम स्थिति ऊर्जा को भी स्टोर कर सकते हैं, तो स्थिति ऊर्जा को भी स्टोर करने के काम में आता है। तीसरा है कि वोल्टेज का उच्चावचन। अब कोई पूछेगा सर उच्चावचन क्या होता है, तो जवाब है फ्लक्चुएशन। हमारे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता रहता है, उसे कम करने के लिए भी हम लोग संधारित्रों का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास एसी के पल्स यानी कि उसके स्पंदन जो होते हैं उनके आयामों को हम कम करने में, मतलब ये जो आप ग्राफ बनाते हैं एसी का, तो आपने कभी देखा होगा ये लगातार बदलता रहता है अपना डायरेक्शन एसी, तो ये जो आपका अप एंड डाउन है इसके मान को कम करने में, और ऐसा कम कर कर हम उसे दिष्ट धारा यानी कि डीसी, जिसमें यूनि डायरेक्शनल करंट यानी कि एक ही दिशा में जो धारा बहती है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एसी टू डीसी के कन्वर्जन में हम कैपेसिटेंस का प्रयोग यानी कि संधारित्र का प्रयोग, कैपेसिटर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, कभी कभी हमारे परिपथ में अचानक कोई परिपथ के टूटने पर चिनगारी उत्पन्न होती है, उससे बचाव के लिए भी हम लोग संधारित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के परावैद्युतों का अध्ययन करने में, जैसे हमने प्लेट लिया, इसके बीच में बार बार हम K1 K2 अलग अलग प्लेट रख कर परावैद्युत देखेंगे उसका स्वभाव कैसा है। तो किसी परावैद्युत के स्वभाव की जांच के लिए भी, उसका स्वभाव कैसा है उसे अध्ययन करने के लिए भी हम लोग संधारित्रों का उपयोग करते हैं। चलते मित्रों अंतिम हेडिंग की तरफ आते हैं थ्योरी की। ये है हमारा वैन डे ग्राफ जनरेटर। तो वैन डे ग्राफ जनरेटर बड़ा ही आसान टॉपिक, आइए देखें क्या है ये। ठीक है, इसे हम लोगों ने जो बनाया था 1931 ईस्वी में वैन डे ग्राफ साहब ने, 1931 ईस्वी में वैन डे ग्राफ साहब ने बनाया था। उनका मूल उद्देश्य इस जनरेटर को बनाने का था कि हमें इसकी सहायता से उच्च विभव प्राप्त हो, ज्यादा उच्च विभव प्राप्त हो, और अगर उच्च विभव प्राप्त होगा तो उच्च वैद्युत क्षेत्र भी प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं E बराबर क्या होता है V बाई डी, तो अगर V ज्यादा है तो E ज्यादा, E ज्यादा तो V ज्यादा। तो उन्होंने ये जो बनाया था जनरेटर, इसका मूल उद्देश्य था उच्च विभव प्राप्त करने का, और वो भी हल्का फुल्का नहीं मित्रों, ये कुछ मिलियन वोल्ट का हमें वोल्टेज उपलब्ध कराता। क्या करते हैं इस उच्च विभव का, तो जवाब है इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों को घुमाने में या उन्हें उच्च वेग प्रदान करने में करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, तो जवाब है आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि ये उच्च वेग के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे अध्ययन में बड़े सहायक होते हैं, खासकर मॉडर्न फिजिक्स में, तो वहां पर हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल नॉर्मल जानकारी की बात करें वैन डे की, तो 1931 में वैन डे साहब ने इसे बनाया, और इसका मूल उद्देश्य है उच्च विभव उत्पन्न करना, और उच्च का मतलब है कुछ मिलियन वोल्ट, मिलियन की बात मैं कर रहा हूं मित्रों, थोड़ा केयर करिएगा। ठीक है, अब इसे कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए देखिए बड़ा ही आसान सा काम है। हमारे पास एक गोला होता है, बहुत बड़े साइज का गोला होता है, ठीक है, जिसकी रेडियस को हम r मान लें, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ v कितना हो सकता है, 1/4 साइलन 0 q/r। गोला जितना बड़ा होगा गोला, सॉरी पोटेंशियल मुझे निकालना नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इस गोले के लिए अगर कैपेसिटेंस की बात करूं तो आप जान रहे 4/5 साइलन 0 k × r। गोला जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हम उस पर आवेश को धारण करवा सकते हैं, तो इसलिए खूब बड़ा गोले का एक
चालक लेंगे और इसे एक स्टैंड पर हम लोग खड़ा कर लेंगे। इस तरीके से स्टैंड पर इसे खड़ा कर लिया जाएगा। ठीक है, अब इस गोले को हमें चार्ज देना है, उसी की हमें व्यवस्था बनानी है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉम्ब लगाते हैं, मेटालिक कॉम्ब लगाते हैं, जिसे HTS हाई टेंशन सप्लाई से जोड़ देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इसमें लगातार जब सप्लाई जागेगी तो इस पर आवेश बढ़ने लगेंगे, आवेशित होने लगेगा और एक समय आएगा ये इतना आवेश पा जाएगा कि इसकी औकात से ज्यादा हो जाएगा। और मैंने बोला कि हर चालक जो है वो एक लिमिट तक ही आवेश को धारण कर सकता है, तो इसलिए ये चार्ज का क्षरण करना शुरू कर देगा, हवा में इस क्यू को छोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर एक पट्टा लगाएंगे, इस पट्टे से एक मोटर को संलिप्त कर देंगे, मोटर जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस पट्टे से सॉरी इस पुली से, एक पुली से मोटर को जोड़ेंगे। इस पुली से आगे बढ़ाकर हमें एक और पुली जोड़ देंगे, जिस पर ये सिल्क के धागे से एक पट्टा जोड़ दिया जाएगा, जो इस मोटर के द्वारा लगातार चलायमान होगा। ठीक है, अब ये जो आपके आवेशों का क्षरण हो रहा हवा में, वो भी क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका Q/A का मान अत्यधिक बढ़ गया है, यानी कि पृष्ठीय घनत्व जो है आवेश का वो बढ़ गया है, तो इसलिए वो चार्ज को डिस्चार्ज कर रहा है, हवा में छोड़ रहा है। अब ये चार्ज इस पट्टे पर बैठेंगे और उसकी सवारी करते हुए ऊपर आएंगे। यहाँ पर हम एक और मेटालिक कॉम्ब लगाएंगे। इस मेटालिक कॉम्ब क्या करेगा, इन आवेशों को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, और इसी मेटालिक कॉम्ब की सहायता से ये चार्ज इस गोले पर धीरे धीरे कलेक्ट होना शुरू करेंगे। यानी कि हर बार क्या होगा, ये पट्टा चलता रहेगा और यहाँ चलकर आएगा, यहाँ से चार्ज यहाँ गया, चार्ज खाली हो चुका है, यानी कि यहाँ की सवारी उतर चुकी है। फिर ये पट्टा घूमेगा नीचे आएगा, फिर यहाँ से नई सवारी यानी कि नए आवासों को बैठाएगा और फिर ये बस आगे बढ़ेगी और यहाँ फिर अपने मुसाफिरों को इस आवेश इस कॉम्ब के द्वारा उतारेगी, जो मेटालिक गोले से जुड़ा हुआ है, और इस गोले पर फिर और भी आवेश यहाँ पर आते रहेंगे। तो जैसे जैसे प्रक्रिया बढ़ती रहेगी, आवेशों का मान बढ़ता रहेगा। ठीक है, पर इसकी भी एक लिमिट है। एक समय के बाद ये भी आवेशों को धारण करने के बाद बाहर क्षरण करने लगेगा। इस चीज से बचने के लिए हम बाहर मोटी स्टील की दीवार लगाते हैं, ताकि बाहर कोई समस्या आने ना पाए या कोई दुर्घटना घटने ना पाए। तो इस प्रकार हम ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज जो उसका यहाँ पर कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा वेन डी ग्राफ जनरेटर, जहां पर आपको सिखाया गया कि हम किस तरीके से यहाँ पर प्लसों को इकट्ठा कर बहुत ही उच्च धारिता वाला एक चालक पा सकते हैं, जिसकी सहायता से हम उच्च विभव पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही सिस्टम हम यहाँ पर आगे बढ़ाकर एक गोला और लगा लिए होते नीचे की तरफ भी, और वहां के लिए हम लोग कलेक्शन जो लेते वो माइनस चार्जेस के लेते, तो आप समझ सकते हैं एक प्लस को इस माइनस से जोड़ दिया जाता तो आराम से ये हमें विद्युत सप्लाई देने में सक्षम हो जाता, यानी कि हमारा बल्ब, जनरेटर, पंखा वगैरह चलने लगता। तो इसका उपयोग हम एज ए जनरेटर भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे वेन डी ग्राफ जनरेटर के नाम से भी मित्रों जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा चैप्टर की थ्योरी और अभी तक जो न्यूमेरिकल बताए गए वो आपको खूब समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम लोग सवालों की तरफ। मैं एक बार फिलहाल सवाल लगाने से पहले आपको याद करा दूं कि अगर सीरीज कनेक्शन में आप चल रहे हैं कैपेसिटर के, यानी कि श्रेणी संयोजन में चल रहे हैं, तो सभी पर Q का मान क्या होगा, सेम होगा, और इसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला 1/C1 1/C2 1/C3 होगा। अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चल रहे हैं, यानी कि समांतर तरीके से प्लेटों को जोड़ दिया है, तो इन पर सभी पर V का मान सेम होगा। ठीक है, Q अलग अलग होगा और सूत्र होगा C बराबर C1 + C2 + C3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2.6 की तरफ रुख करते हैं। सवाल है हमारे पास, 9 पिकोफैराड वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन की कुल धारिता कितनी है? तो देखिए 9 पिकोफैराड के 3 हमारे पास संधारित्र हैं, C1, C2 और C3। इन्हें श्रेणी क्रम में हमें जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में आउटपुट हमारा होगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 1/C2 + 1/C3, यानी कि 1/9 1/9 1/9 मतलब 3 टाइम्स 1/9, तो 1/3। C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारा उलट करिए क्या दे देगा हमको, 3 पिकोफैराड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है यदि संयोजन को 120 के संभरण से जोड़ दिया जाए, यानी कि वोल्टेज सप्लाई इसे 120 वोल्ट की दे दी जाए, तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभव होगा? ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं प्रत्येक पर चार्ज सेम होगा,
और उस चार्ज का मान, प्रत्येक पर चार्ज Q का मान क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, यानी कि 3 इंटू 120 पिको फेराड, यानी कि 360 पिको फेराड हो जाएगा। अब पिको आप हटाना चाहें तो पिको के जगह आप जानते हैं 10 के पावर माइनस 12, सॉरी ये कुलाम हो जाएगा, सॉरी मित्रों, 360 पिको को हटा लेंगे यहाँ पर 10 के पावर माइनस 12, तो ये आवेश है क्या हो जाएगा, कुलाम में आ जाएगा। हम कह सकते हैं 360 पिको कुलाम आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब सभी पर अलग अलग हमको विभव बताने, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर। तो आप जान रहे सभी का Q सेम है और संयोग से C1 भी C के बराबर, C2 भी C के बराबर, C3 भी C के बराबर। तो अगर मैं यहाँ A पॉइंट, यहाँ B पॉइंट, यहाँ C, यहाँ D ले लें और पूछे सर जी ये क्या होगा VB माइनस VA, तो आप जान रहे हैं आंसर होगा Q बाई C1 या C। और ऐसे ही यहाँ भी पूछें तो VB माइनस VC बराबर Q बाई C2 और VC माइनस VD बराबर Q बाई C3। पर ये सभी की वैल्यूज क्या है, इक्वल है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कोई भी एक निकाल लें सर। Q की वैल्यू है 360 इंटू 10 के पावर माइनस 12 या पिको गुलाम, ठीक है, और C का मान है हमारा 9 पिको फेराड। तो हमारा ये पिको पिको कट गया, 9 चौक का 36 कट गया, और ये वोल्ट में आएगा तो आंसर हो गया 40 वोल्ट, यानी कि सभी पर 40 40 40 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आसान लगा होगा। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं 2.7 की तरफ। बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2, 3 और 4, ठीक है, 2.7 है आपका। 2, 3, 4 के 3 हमने संधारित्र लिए हैं, ठीक है, 2 के, 3 के और 4 के, ठीक है, ये पिको फेराड है। पहले पूछ रहा है इनका तुल्य संधारित्र कितना होगा, तो जवाब है सर ये पैरेलल में है, इसलिए जवाब होगा C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जोड़ ले 2, 3 और 4, यानी कि 9 पिको फेराड, ये हो जाएगा पहला आंसर। फिर ये पूछ रहा है 100 वोल्ट के संबंध से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश क्या होगा। ठीक, इन सभी को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया गया, तो फिर मैंने कहा सर जी Q बराबर क्या होगा, CB टोटल, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 पिको फेराड, यानी कि 9 गुणे 10 के पावर माइनस 12, और वोल्टेज हमने 100 ले लिया है, तो 9 गुणे 10 के पावर हमारा हो गया माइनस 12, 10 के पावर 2, अब आंसर है 10 के पावर माइनस 10, चार्ज है तो कुलाम में। अब हमसे कहता अलग अलग बताओ इस पर क्या होगा, तो यहां से Q चला आवेश और ये 3 पार्ट में बटा, Q1, Q2 और Q3 पर आप जानते हैं इन दोनों सिरों पर जो विभव होगा वो समान होगा, चाहे आप पहले के लिए लगाइए, चाहे दूसरे के लिए, चाहे तीसरे के लिए। और ये पूरा सिस्टम कितने से जुड़ा हुआ है, तो जवाब है सर 100 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यानी कि 100 यहां भी, 100 यहां भी वोल्ट और 100 यहां भी। आगे की कहानी में क्या है, कहेंगे सर जी V बराबर क्या होता है Q बाई C, तो यहां पर क्या हो जाएगा Q1 बाई 2 पिको फेराड, यानी कि 10 के पावर माइनस 12, ठीक है। और अगले वाले में क्या कह देंगे Q2 बटा 3 गुणे इसका आपका संधारित 3 गुणे 10 के पावर माइनस 12। तीसरा Q3 इसकी धारिता 4 गुणे 10 के पावर माइनस 12, तो इसका क्रॉस गुणा कर करके हम सभी का Q1, Q2 और Q3 निकाल लेंगे, यानी कि ये 200, और अगर मैं ना बोलूं 10 के पावर माइनस 12 तो हम कह सकते हैं सर 200, और माइनस 12 का मतलब पिको कुलाम, और ये कितना हो जाएगा आपका 300, 10 के पावर माइनस 12 के जगह पिको कुलाम। और तीसरा Q3 कहेंगे सर जी 400 पिको कुलाम, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हम बोलना चाहें तो यहाँ पर हम ये हटाकर अगर 100 का गुणा यहाँ कर लिए होते, ये 100 का, तो ये 900 आपका आता, और आगे होता है अब 10 के पावर माइनस 12 मतलब पिको कुलाम। तो कुल आपके पास आवेश था 900, जो 3 पार्ट में 200, 300 और 400, 3, 2, 5, 4, 900 में अलग अलग कर कर बढ़ चुका है, ठीक है। अगला सवाल 2.10, आसान सा क्वेश्चन। 12 पिको फेराड का एक संधारित्र, 12 पिको फेराड, मैं फिर कहूंगा पिको का मतलब 10 के पावर माइनस 12 फेराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, V बराबर 50 वोल्ट से जोड़ दिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस संधारित्र में कितनी स्थित ऊर्जा संचित होगी। तो स्थित ऊर्जा का आप फॉर्मूला अच्छे से जान रहे हैं, खूब निकाला आपने, क्या लिखा है, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ 12 गुणे 10 के पावर माइनस 12, V का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व तो कर ही सकते मित्रों, 2 छक्के 12,
6 गुणे 5 पचे 2500 गुणे 10 के पावर -12। आगे ऊर्जा है तो ऑब्वियस है जूल में ही होगा। ठीक है। अगला सवाल 2.11। 2.11 कहता है कि 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिकोफैराड का चालक जोड़ा गया है। ठीक है, तो 200 वोल्ट से एक संभरण 600 पिकोफैराड मतलब 10 के पावर -12 फैराड का जोड़ा गया है। ठीक है, दूसरी तरफ को आवेशित किया जाता है, फिर उसको संभरण से वियोजित कर देते हैं। ठीक है, उस संभरण से वियोजित कर देते हैं और एक अन्य हमारे पास चालक है जिसका धारिता जो है वो 600 पिकोफैराड है और अनावेशित है, यानी कि इस पर V2 का मान क्या है 0। अब कह रहा है अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ऊर्जा हानि कितनी होगी। ऊर्जा हानि कितनी होगी, ऊर्जा हास का सूत्र आपने अभी अभी डिराइव किया था। ऊर्जा हास का फॉर्मूला था आपका 1/2 C1 बाई C1 प्लस C2 और बगल में V1 माइनस V2 का क्या लिखा था होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का उपयोग कर दे मित्रों, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा और आपका सवाल तुरंत तमाम हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्या हमारा सवाल। हाफ हो जाएगा, C1 के जगह कितना है हमारे पास 600 गुणे 10 के पावर -12, C2 की जगह भी 600 गुणे 10 के पावर -12, यहाँ नीचे 600 गुणे 10 के पावर -12 धन 600 गुणे 10 के पावर -12। V1 का मान आपका 200 है और बगल में आपका 0 है जिसका स्क्वायर हो जाना है। ठीक है, तो ये 6 का गुणा 36 और 1 2 3 4 0 10 के पावर -24, यहाँ से 10 के पावर -12 हो जाएगा, दोनों जगह से कॉमन 600 मिलकर क्या हो जाएगा आपका 1200 गुणे 200 का वर्ग हो जाएगा आपका 2 का वर्ग 4 और 1 2 3 4 0। ठीक है, ओके है। अब यहाँ पर हम चाहेंगे तो काट दें, से 2 0 काट दें, 12 से काट दे 12 3 36 300 हो जाएगा। ठीक है, 2 से यहाँ काट दे हम लोग तो 2 दूना 4 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, इसे ऊपर लाएंगे 10 के पावर -12 है, ऊपर आकर 10 के पावर 12 तो 10 के पावर -12 बच जाएगा। 24 में से 12 गया, -24 में से 12 गया, -12 बचा। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 गुणे 10 के पावर 6 आगे 10 के पावर -12, तो 6 गुणे आधार सेम है, घात ऐड हो जाएगा, 6 में से 12 गया तो 10 के पावर -6। आगे क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा हास है तो ऑब्वियस है किसमें होगा, जूल में होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों। एक अंक कहीं आगे पीछे होगा तो चेक कर लीजिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं इस पूरे चैप्टर की वीडियो आपको पहले वाले चैप्टर के जैसे ही खूब आनंद प्रदान करे और आपकी प्यारी कमेंट्स अगर आएंगे तो हमें भी बहुत आनंद होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं क्योंकि समय काफी हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।